अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इश्क दिल बरम लास्ट एपिसोड। मेरी कोशिश होगी कि लास्ट है तो चलो ट्राई करते हैं। वो अपना नाइट ड्रेस चेंज करके आता इसके पास आकर लेट गया। वो शायद नींद में भी इसे महसूस कर चुकी थी। इसकी जानिब करवट लेते हुए इसके सीने पर अपना हाथ रखकर इसके कॉलर को अपने हाथों में थाम चुकी थी। इसने भी इसके हाथ पर अपना हाथ रखा। शिजरा ने अपने हाथ पर इसकी गिरफ्त को महसूस करके आंखें खोली और इसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। वो इसके सीने पर सर रख दिया। इसके अंदाज पर वो भी मुस्कुरा दिया था, लेकिन अब इसकी मासूमियत इसे पूरी तरह अपनी तरफ राग़ब कर चुकी थी। वो ऐसा नहीं चाहता था। अभी इसके मुकम्मल होश और हवास का इंतजार कर रहा था। वो मुकम्मल इसके ठीक होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो इसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही थी। वो नरमी से करवट लेता इसका सर तकिए में रखते हुए इसके चेहरे पर झुका। अब वो इससे दूर रहने की इजाज़त इसका दिल से नहीं दे रहा था। वो बेहद नरमी से अपने लबों से ये होना ज़रूरी है यार, एक तो ये बड़ी टेंशन। वो बेहद नरमी से अपने लबों से इसके चेहरे को छू रहा था। इसके एक एक नक्श पर अपनी मोहब्बत जज़ब कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो इसे खुद में कैद करने लगा। इसका हिसार तंग होता जा रहा था। इसके तंग हिसार ने इसे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। वो उसके चेहरे को देख रही थी जो अपने लबों से इसके पूर को महका रहा था। कल अब इसने तड़प कर पुकारा, इश्क कुछ मत कहो, बस मुझे महसूस करो, इन लम्हात को मुझे, और बस मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। आखिरी हद तक तुम्हारी रूह में, तुम्हारी सांसों में उतर जाना चाहता हूँ। आज से कलब शाह तुम्हारा है और तुम सिर्फ कलब शाह की। तो खुद को मेरे नाम कर दो, भूल जाओ सब कुछ, सिर्फ मेरी हो जाओ। वो इसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला, जबकि वो अपनी उथल पुथल होती सांसों के साथ बेहद मध्यम आवाज़ में बोली, मैं तो हमेशा से आप ही की हूँ कलब, कल भी आपकी थी, आज भी आपकी हूँ। वो इसकी बाहों में परी जैसे अपना आप इसके हवाले कर गई। कलब नरमी से मुस्कुराता इसके लबों पर झुक गया। इसके लबों को कैद किए वो हर फासला मिटाता चला गया। वो खामोशी से इसकी शिद्दतों को महसूस करती इसकी बाहों में पिघल रही थी। सुबह इसकी आंख खुली तो कलब सो रहा था। इसकी आंखों के सामने रात के तमाम मनाजिर घूम रहे थे। वो इसके पास इतना पास आ जाएगा ये तो इसने सोचा भी नहीं था। वो सब कुछ बहुत अचानक हुआ था। रात वो इसका इंतज़ार करते करते सो गई थी। इसकी आंख खुली तो वो इसके बेहद करीब आया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इसकी रूह में उतर गया। रात इसकी शिद्दत और जसारतों को याद करती वो सर से पैर तक सुर्ख हो गई थी। कलब से नज़रें मिलाने की हिम्मत तो अब इसमें थी ही नहीं। वो जल्दी से फ्रेश होती कमरे से निकल गई थी। अब तो वो कलब के सामने एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहती थी। फ़िलहाल कलब के सामने जाना इसके लिए बेहद मुश्किल था। इसके उठने से पहले ही वो कमरे से निकल गई ताकि वो मज़ीद इसे तंग ना कर सके। कल रात कलब का अंदाज़ बहुत अलग था। कल रात वो हर तरह से इसे अपना बना चुका था। इससे अपने तमाम हकूक़ दे चुका था। इसे पूरी तरह अपनी बीवी मानकर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर चुका था। और ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि शिजरा खुद भी परेशान हो गई थी। इसकी आंख खुली तो वो काफ़ी पुरसकून था। कल रात इसकी ज़िंदगी एक हसीन रात थी। इसने हाथ भरा कर बंद आंखों से इसे अपने करीब खींचना चाहा तो वो वहाँ मौजूद नहीं थी। इसने फ़ौरन आंखें खोल कर से देखा। ये सुबह सवेरे कहाँ निकल गई। वो बेड को देखते हुए उठकर बैठ गया। आज तो वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि वो सुबह सुबह उठकर इससे दूर चली जाए। कल रात जैसे इसने खुद को मजबूर कर दिया था इसे अपने पास आने के लिए। वो कल रात इतनी प्यारी लग रही थी कि कलब खुद को रोक ही नहीं पाया। शिजरा को लेकर अब इसके दिल में किसी भी किस्म का कोई डाउट नहीं था। वो इसके लिए बेहद अजीज़ थी। वो अब इसके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता था। लेकिन कल रात जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी जल्दी में हुआ था। कल की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इसके साथ किसी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहता था। जो कुछ भी हुआ वो बहुत जल्दी में हो गया था। वो इसकी मर्ज़ी जानना चाहता था, लेकिन अब इन सब बातों के बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो इससे मोहब्बत करती थी और यकीनन इसके साथ किसी भी तरह का ताल्लुक़ बनाने को तैयार थी। इसलिए अब मज़ीद इस बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो इससे मोहब्बत करती थी और यकीनन इसके साथ किसी भी तरह का ताल्लुक़ बनाने के लिए तैयार थी। अब मज़ीद इस बारे में सोचना नहीं चाहता था, लेकिन सुबह सवेरे वो इसे अपने साथ चाहता था। वो जानता था वो देखने में काफ़ी बोल्ड और मुंह पर बात करने वाली लड़की है, लेकिन कुछ मामलात में वो भी बहुत ज़्यादा शर्मीली थी। यकीनन इस वक्त भी वो इससे शर्मा कर कहीं छुप कर बैठी होगी, लेकिन वो अपनी शेरनी को बीगी बिल्ली बनते नहीं देखना चाहता था। इसीलिए उठकर फ्रेश होकर इसका सबसे पहले काम अपनी शेरनी को ढूंढने का था, जो न जाने
कौन से कोने में थी। वो बाहर आया तो इसे कहीं भी नज़र नहीं आई, ना जाने वो कहाँ जा छुपी थी। आज तंग करके इसने मुलाजिमा से पूछा, तंग आकर इसने मुलाजिमा से पूछा तो इसने कहा कि वो किचन में है। इसने ऊपर से ही आवाज़ लगाई थी। जो किचन में काम करती सादिया बेगम की मदद में लगे सिरे से ही नज़रअंदाज कर गई थी। बेटा तुम्हें क्लब बुला रहा है, ऊपर कमरे में जाओ, मैं कर दूंगी। वो इसके हाथ से प्याज लेते हुए कहने लगी, नहीं आंटी मैं कर रही हूँ ना, मैं करके जाऊँगी। वैसे भी इनके कपड़े तो मैं निकाल कर रख कर आई थी, वो सारी चीज़ें इनके ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी हैं, वो खुद ही ले लेंगे, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बहाना बनाते हुए बोली। जबकि वो सुबह से इसका बुखलाया सा अंदाज नोट कर रही थी। कहाँ वो शरारती सी लड़की और कहाँ ये शर्मीली चुपचाप सी लड़की। बहुत फ़र्क था कल की शिजरा और आज की शिजरा में। मेरे ख्याल में तुम्हारे हाथ से कपड़े लेना चाहता है। देखो इसने तीसरी दफ़ा आवाज़ लगाई है, अब जाओ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ऊपर शोहर आवाज़ें दे रहा है और बीवी नज़रअंदाज की जा रही है, वो बहुत गलत बात है। चलो जल्दी से निकलो, वो इसके पास जाओ, न जाने इसने क्या बात करनी होगी। वो इसे समझाते हुए कहने लगी तो इसने फ़ौरन ना में सर हिलाया, नहीं मुझे नहीं जाना, मैं इनसे नाराज़ हूँ, उन्होंने मुझे डांटा है। वो झूठ बोलने लगी। हाँ तो फिर क्या हुआ, प्यार से बुला भी तो रहा है ना। मियाँ बीवी के रिश्ते में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ें रिश्ते को कमज़ोर कर देती हैं। तुम समझने की कोशिश करो बेटा, वो तुम्हें पुकार रहा है, तुम जाओ। और तुम्हें देखकर तो मुझे नहीं लगता कि तुम इससे नाराज़ हो या इसने तुम्हें डांटा है। मुझे तो लगता है ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दे दिया है जिससे बिगड़ गई हो तुम। अब छोड़ो इन सब चीज़ों को और जाओ, फ़ौरन जाओ। वो इसके हाथ से टमाटर लेते हुए सख्त अंदाज में बोली तो इसने मुंह बनाते हुए बाहर के कदम उठाए थे। अभी वो किचन से निकली ही थी कि मुलाजिमा से नजर आई, सुनो तुम ऊपर जाओ, कब से मुझे पुकार रहे हैं, ज़रूर इन्हें कोई ज़रूरी काम होगा, तुम जल्दी से जाओ और पूछ कर आओ कि क्या काम है, मुझे बहुत सारे काम हैं। वो इससे कहती फ़ौरन ही आगे बढ़ गई थी, जबकि वो जी बीबी जी कहती क्लब के कमरे में चली गई। साहब जी बीबी पूछ रही हैं क्या काम है, बता दीजिए, वो नीचे किचन में मसरूफ़ है। मुलाजिमा इसे देखते हुए बोली, मुझे मेरी बीवी से काम है, जाकर इसे भेजो। वो ज़रा सख्त लहजे में बोला तो मुलाजिमा जी साहब कहते हुए बाहर निकल गई। बीबी साहब कह रहे हैं कि मुझे मेरी बीवी से काम है, इसे भेजो, अब आप खुद जाएं। काफ़ी गुस्से में लग रहे थे, उन्होंने आपसे बात करनी है। वो कहकर अपने काम में मसरूफ़ हो गई, जबकि शिजरा पैर पटक कर रह गई। अब क्या करूं, किसको भेजूं, वो परेशानी से सोचने लगी। जबकि किचन से बाहर निकलती सादिया बेगम ने इसे घूर कर देखा। वो आंटी बाहर चली गई थी, कुछ काम याद आ गया था, मैं जा रही हूँ ऊपर कमरे में। इनकी सख्ती से घूरने पर वो फ़ौरन ही सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर की जानिब जाने लगी। जबकि इसके बहानाबाजी पर सादिया बेगम भी मुस्कुराए बिना न रह सकी। इतने दिनों से बीमार होने के बावजूद भी इसने घर में एक रौनक सी लगा रखी थी। वो बेहद शरारती थी, ये बात घर के तमाम अफराद समझते थे। यहाँ ये बात सबको अच्छी लग रही थी कि कनीज़ बेगम को इसकी शरारतें एक आंख नहीं भाती थी। पहले वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन फिर सोचा वो कोई गैर तो नहीं, क्लब है इसका शोहर, इसके सामने क्या घबराना। बस फिर क्या, वो अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करके कमरे के अंदर दाखिल हुई और फिर शुरू हो गई, क्या मसला है आपके साथ, इंसान काम भी तो करता है, मुलाजिमा को भेजा था बता देते क्या काम है, लेकिन नहीं, कपड़े आपके बेड पर हैं, बाकी सामान टेबल पर है, अल्लाह आपको मेरी क्या ज़रूरत है, क्या अब क्या हर वक्त आपके आगे पीछे घूमती रहूं। वो गुस्से से कहती आईने के सामने जा रुकी, जबकि इससे नज़रें मिलाने की हिम्मत तो अब तक इसमें पैदा ही नहीं हुई थी। मुझे इन सब चीज़ों की नहीं, अपनी बीवी की ज़रूरत है, और जब बीवी की ज़रूरत हो तो बीवी का पास होना बेहद ज़रूरी होता है। वो इसके कान में गुनगुनाता आहिस्ता से इसकी गर्दन पर झुक गया था। इसके लबों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते इसने एक सनसनी से इसके पूरे जिस्म पर में पैदा हुई थी। इसने दूर होने की कोशिश की तो कलब ने इसे मज़ीद अपने नज़दीक करते हुए इसका रुख अपनी जानिब कर लिया। ऐसे कौन से ज़रूरी काम सरअंजाम दे रही थी तुम, जो मुझसे भी ज़्यादा अहम है, तुम्हारी ज़िंदगी में मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी है, वो कोई चीज़ नहीं हो और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। आइंदा इस बात का ख्याल रखना, जब मैं सुबह जागूं तो तुम मेरे बेड पर मिलो, वरना आज तो मैंने कम आवाज़ दी है, कल से इससे ज़्यादा आवाज़ें दूंगा, बल्कि पूरी हवेली को सर पर उठा लूँगा। अगर मेरी बीवी मुझे बेड पर नहीं मिली तो कुछ मामलों में ऐसा ही हूँ, और तुम्हारे मामले में किसी भी किस्म की कोई छूट नहीं दे सकता। वो इससे कहता इसे बोलने का मौका दिए बिना इसके लबों पर झुका, जबकि इसका शिद्दत से भरपूर लम्स अपने लबों पर महसूस करते इसने बेसाख्ता इसके शर्ट पर अपने हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर किया था, जबकि कलब इसके दोनों हाथ अपने शर्ट से हटाता इसके कमर के पीछे कर चुका था, और अब इसकी परवाह किए बिना मुकम्मल मदहोशी से इसके लबों को अपने लबों के दस्तरस में लेता, जैसे होश हवा से बेगाना हो चुका था। जिजरा को लगा था जैसे इसकी सांसें रुक जाएंगी। इसने बड़ी मुश्किल से इसे खुद से आज़ाद करवाने के लिए पीछे हटाकर बोली, अगर जान लेना चाहते हैं तो साफ बता दें, इस तरह से मारेंगे क्या मुझे। वो इससे पीछे हटते हुए गुस्से से घूरते हुए बोली, जबकि इसके हाथ अपने हाथ
अब तक इसकी कमर के पीछे कलब के हाथों में कैद थे। कलब ने मुस्कुराकर इसकी कमर पर हल्का सा जोर देकर इसे अपनी जानिब खींचा और दोनों हाथ छोड़ दिए। जान से नहीं मारना, तुम्हें बहुत प्यार करना है। अभी तो ये मेरी मोहब्बत की शुरुआत है। अभी तो मैंने अपने आप तुम पर दिखाया ही नहीं और तुम कह रही हो कि अभी से हिम्मत हार गई। अब तो तुम्हें ज़िंदगी भर बर्दाश्त करना होगा। मुझे इस मकाम तक लाने वाली तुम हो तो बर्दाश्त भी तुम्हें ही करना है। वो इसकी हालत के मज़े लेते हुए इसे अपने करीब करता है, इसके गालों में अपने लबों से छूने लगा। नहीं करें कलब, प्लीज़, इसे दूर करते हुए कहने लगी, जबकि कलब इसका चेहरा थामे एक बार फिर से इसके एक एक नकूश को अपने लबों से छूने लगा। आहिस्ता आहिस्ता इसके लबों को अपनी गर्दन पर महसूस करते इसकी मासूम मुज़ाहमतें जारी थी, जो कलब को बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन वो इसे रोकने के बजाय मज़ीद मदहोश होने पर मजबूर कर रही थी। इससे पहले कि वो हर हद पार करता दरवाजे पर दस्तक हुई। शिजरा ने बौखला कर इसे पीछे की जानिब धक्का दिया, जिस पर कलब ने घूर कर इसे देखा, जबकि वो नज़रें झुकाए दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। बीबी जी, नीचे आपके भाई और अस्मारा बीबी आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए, आप जल्दी से नीचे आ जाएं। मुलाजिमा कहती वहीं से पलट की, अच्छा है भाई आ गए, अब मैं इनके साथ जाऊंगी वो और इनके पास रहूंगी, और वैसे भी मुझे लेने के लिए आने वाले थे। आज आपको पता नहीं कौन सी बीमारी चिपक गई है, मैं तो ऐसे बीमार इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहने वाली। वो दुपट्टा उठाती बाहर भागने की तैयारी में थी, जब कलब ने इसे खींच कर पकड़ लिया और एक बार फिर से इसके हिसार में कैद हो गई। मोहतरमा, मुझे ये बीमारी लगाने वाली तुम हो, इसका इलाज तुम्हें ही करना है। इस मकाम पर मुझे ला कर अब मुझे बर्दाश्त भी तुम्हें ही करना होगा और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। खबरदार जो तुम अपने भाई के साथ गई, वरना तुम्हारे हक़ में बिल्कुल बेहतर नहीं होगा। अब से तुम्हें कहीं जाने की इजाज़त नहीं है। अपना ये महकता वजूद सिर्फ मुझ तक महदूद कर दो, मैं तुम्हें पूरी तरह से खुद में कैद कर लूँगा। वो बेखुदी से कहता है, इसके लबों को चूमता आहिस्ता से छोड़ कर ऊपर चला गया, बाहर निकल गया, जबकि शिजरा को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि शहरयार आज सच में इसे लेने के लिए ही आया था। शहरयार ने कहा था कि शादी के बाद वो सिर्फ एक बार ही रहने के लिए आई है और आज वो इसे लेने के लिए आ रहा है ताकि वो कुछ दिन इसके पास रहे। लेकिन वो शहरयार को इनकार कैसे करेगी, क्योंकि कलब ने तो इसे जाने से मना कर दिया था। वो नीचे आई तो कलब और शहरयार एक दूसरे से बातों में मसरूफ़ थे। वो शहरयार से मिलकर अस्मारा के पास आ बैठी। अब इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शहरयार को जाने से मना कैसे करेगी, वो भी मुनासिब अल्फाज में कि इसे बुरा भी ना लगे और ना ही इसे ये पता चले कि कलब ने इसे मना कर दिया है। शिजरा, घर चले, तुम्हें और अस्मारा को घर छोड़कर मुझे एक ज़रूरी काम के लिए जाना है, फिर शाम तक तुम लोगों को ज्वाइन कर लूँगा। वो इसे ले जाने पर काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। शहरयार शिजरा अपने भाई की खुशी को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी, लेकिन कलब को नाराज़ करना भी इसके बस से बाहर था। इसने एक नज़र कलब की तरफ देखा, जो बेनियाज बना अपने मोबाइल पर मसरूफ़ था, जिसे इस टॉपिक से इसका कोई वास्ता ही नहीं। हो गया, क्या हो गया है, तुमसे बात कर रहा हूँ, कहाँ खो गई हो तुमने तैयारी कर ली ना? शहरयार इसकी तरफ से जवाब ना मिलने पर पूछने लगा। तैयारी नहीं, वो मैं तैयारी नहीं कर पाई, इसने काफ़ी देर के बाद जवाब दिया। कोई बात नहीं, तुम जाकर जल्दी से तैयारी कर लो, फिर हम निकलते हैं। शहरयार ने मसले का हल निकाला। बेटा, बुरा मत मनाना, अभी तुम शिजरा को लेकर मत जाओ, क्योंकि लोग आते हैं इसे देखने के लिए। ऐसे में अगर ये घर पर नहीं होगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं समझ सकती हूँ तुम अपनी बहन को अपने साथ लेकर जाना चाहते हो, बेशक इसे ले जाना, लेकिन ये चंद दिन इसे हवेली में ही रहने दो। दरअसल बात यह है कि शादी के चंद दिन के बाद ही कलब इसे अपने साथ ले गया। तो बहुत कम लोग हैं जो शिजरा को जानते हैं और अक्सर इससे मिलने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम फ़िलहाल इसे लेकर जाओ, बेशक तुम बाद में इसे ले जाना। शिजरा भी तुमसे यही बात करना चाहती है, लेकिन शायद कह नहीं पा रही। देखो बेटा, तुम अस्मारा को लेकर जाओ। सादिया बेगम इसके चेहरे की उलझन देखते हुए कहने लगी। एक पल के लिए शहरयार के चेहरे पर मायूसी छा गई। अरे आंटी, कोई बात नहीं, ठीक है, अगर वो अभी नहीं आ सकती तो क्या हुआ, चंद दिन के बाद मैं इसे लेने आ जाऊंगा, कुछ दिन के बाद आ जाऊंगा इसे लेने के लिए, कोई मसला नहीं है, आप परेशान मत हों और तुम भी मुंह मत बनाओ। शिजरा, मैं तुम्हें लेने के लिए कुछ दिन के बाद आऊँगा, मायूस मत होना। अब ससुराल में आगे पीछे तो देखना पड़ता है ना, आज ना सही चंद दिन के बाद सही मैं वापस आ जाऊँगा, वो बहुत सारे दिन तुम्हें वहीं पर रखूँगा। चलो अब तुम अपना मूड ठीक करो। वो इसके चेहरे पर उदासी देख कर कहने लगा तो शिजरा आहिस्ता से मुस्कुरा दी। एक महीना गुजर चुका था, सब कुछ ठीक हो चुका था। शिजरा अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी थी। कलब इसे भरपूर वक्त और तवज्जो देता था, जिसे पाकर वो अपने आप को आसमानों की कोई हसीन परी ही समझती थी। हाँ, लेकिन कलब ने अब तक खुले अल्फाज में अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था और अब तक खुलकर इसके सामने नहीं आया था। अस्पताल में कहे अल्फाज को अस्मारा ने अपने कानों से सुना था। इसने इससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, तो फिर इसके सामने क्यों नहीं करता था? कभी कभी ये सोच इसे उदास कर देती थी। अगले महीने इसका बर्थडे था और वो जानती थी शहरयार हर साल की तरह
बहुत धूमधाम से मनाएगा। इसने तो बातों ही बातों में एक दफ़ा क्लब के सामने भी कह दिया था कि अगले महीने इसका बर्थडे है, लेकिन क्लब ने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया था, जिसके बाद वो थोड़ी सी मायूस हो गई थी। लेकिन इसे यकीन था कि वो इसे विश ज़रूर करेगा और इसके लिए इतनी ही खुशी काफ़ी थी कि क्लब से बहुत ज़्यादा की डिमांड नहीं करती थी और ना ही क्लब बहुत ज़्यादा खुलकर किसी चीज़ का इजहार करता था। हाँ, लेकिन चंद मामलों में वो अपने जज्बात का खुलकर इजहार करता था, लेकिन इन मामलों में शिजरा खुद बेबस हो जाती थी। इसे लगा था कि शायद क्लब बहुत बोरिंग किस्म का इंसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। क्लब ज़रूरत से ज़्यादा रोमांटिक था, इसकी सोच भी वहाँ नहीं जा सकती थी। काफ़ी हद तक तो वो इससे समझ चुकी थी। क्लब जो 2 महीने गांव में रहकर आया था, यहाँ आकर क्लब इस क्लब से बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया था। वो घर वालों के सामने तो ऐसा था जैसे एक बहुत ही समझदार इंसान शख्स, लेकिन इसके सामने बिल्कुल इसी के जैसा हो जाता था। इसकी शरारतें, इसकी मस्तियाँ, हर चीज़ में इसका भरपूर साथ देता था। वो यकीन से कह सकती थी कि जिस तरह वो क्लब के साथ खुश है, इसी तरह क्लब भी अपनी पुरानी ज़िंदगी भुलाकर इसके साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुका है। मुझे ये वाले कपड़े लेने हैं। वो मोबाइल फ़ोन पर कोई ऑनलाइन शॉपिंग एड्स दिखाते हुए कहने लगी। एक बहुत खूबसूरत फ़्राक इसके सामने थी। ठीक है, ऑर्डर करो। और जो अपने काम में मसरूफ़ था, इसके कहने पर नरमी से कहता एक बार फिर से लैपटॉप पे मसरूफ़ हो गया। क्लब और वो एक और ख़ूबसूरत सी साड़ी से दिखाते हुए बोली, खूबसूरत तो है लेकिन मुझे ये लिबास पसंद नहीं। अगर तुम सिर्फ मेरे सामने पहनोगी तो ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ये साड़ी पहनकर महफ़िल अटेंड करना या कहीं बाहर जाना मुझे पसंद नहीं। इस मामले में मैं थोड़ा सा तंग नज़र हूँ। मैं अपनी बीवी को सबके सामने शो पीस बनाकर पेश नहीं कर सकता। वो इस पर भरपूर तबसरा करते हुए बोला, इतनी खूबसूरत साड़ी भी नहीं है। क्लब, आप पहली बार ही इनकार कर देते, मैं समझ जाती आपको पसंद नहीं। इतना तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। तंग नज़र हूँ या ये होता है तंग नज़र तो हर शोहर को होना चाहिए अपनी बीवी के लिए। और ये तंग नज़र क्या होता है? तंग नज़र तो हर शोहर को होना चाहिए अपनी बीवी के लिए, और ये गलत भी नहीं है। आपको पसंद नहीं, कभी नहीं पहनूंगी। वैसे भी आपको पता हूँ, अगर किसी लिबास में मैं आपको अच्छी नहीं लगी ना, तो फिर किसी दूसरे को भी अच्छी लगूँ या ना लगूँ, मेरे लिए ये बात अहमियत नहीं रखती। आप अहम हैं, बाकी दुनिया जाए बाहर में। अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं तो मैं इससे कभी भी यूज़ नहीं करूँगी। मैंने साड़ी कभी भी नहीं पहनी, ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचा शादी के बाद पहनूँगी, और वो भी सिर्फ अपने शौहर के सामने, क्योंकि जितना आपकी नज़र में ये लिबास नाकाबिले कबूल है, इतना मेरे लिए भी है। लेकिन अब आपने क्लियर कर दिया तो मैं इसे कभी नहीं पहनूँगी। वो मुस्कुराते हुए मोबाइल पर उंगलियां चलाते इससे नज़रों से ओझल कर चुकी थी। इसकी बीवी इसे समझती थी और जानती थी कि इसकी नेचर क्या है, वो किस तरह का शख्स है। अगर ये बात किरण समझ जाती तो शायद वो इसके साथ भी कामयाब ज़िंदगी गुजार सकता था। ऐसा नहीं था कि वो दुनिया का वाहिद मर्द था जो अपनी बीवी को दूसरों की नज़र से बचाना चाहता था। वो लैपटॉप बंद करता आहिस्ता से इसके कंधे पर सर रखे से बातें करने लगी। कल भी अपना लैपटॉप बंद करता इसके साथ बातों में मसरूफ़ हो गया। ज़िंदगी खूबसूरत हो गई थी इसके साथ। एक एक लम्हा इसके लिए बेहद खास था। वो जीने लगा था, खुश रहने लगा था। अब वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रहा था। शिजरा यार जल्दी करो, मैं लेट हो रहा हूँ। आज मुझे हरगिज़ लेट नहीं होना, तुमने तो कसम खा रखी है अब मुझे लेट करवाने की। वो कब से वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटा रहा था। इसे नहाना था जबकि वो अंदर नहा रही थी। आजकल वो इसे तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही थी। अब वो रोज़ ही इससे पहले जाग जाती और हर रोज़ इसे लेट करवाने की कसम खा के रखी थी। शिजरा बाहर निकलो वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा, वो गुस्से से बोला। जब वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलते बड़े नाज से बाहर कदम रखने ही लगी थी कि अचानक क्लब ने इसका हाथ थामा और इसे बाहर घसीट कर निकाला। अपनी ये कैट वॉक, जब मैं रात को घर वापस आऊँ तब मैं तुम्हें तुम्हारे वक्त का मुआवजा भी दूंगा, लेकिन अभी के लिए इसे दिखने से कासिर हूँ। वो तेज़ी से वॉशरूम में दाखिल हुआ, गुस्से से बोला, जबकि शिजा बाहर कहका लगाते न जाने क्यों इसे तंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। खासकर जब वो रोज़ लेट होता तो इससे और भी ज़्यादा तंग करती। हाँ तो अब लेट हो रहे हैं, और जब मैं कह रही थी रात को क्लब सुबह लेट हो जाएंगे, सो जाएंगे हैं, तब तो पूरी दुनिया एक तरफ और क्लब शायद दूसरी तरफ हो जाता है। रात को कैसे मुझसे मोहब्बत जता रहे थे और सुबह उठते ही बदल जाते हैं। गिरगिट कहीं के इंसान को इतना भी मतलबी नहीं होना चाहिए। जितना प्यार रात को दिखाते हैं इतना ही सुबह भी दिखाया करें। वो बड़े मज़े से तंग करते हुए बोली, जितनी प्यारी और मासूम तुम रात को लगती हो इतनी सुबह भी लगो तो ज़रूर जताऊं, लेकिन सुबह उठते ही तुम्हारे तेवर ही बदल जाते हैं। वो अंदर से बोला था। हाँ सही है, ये इल्ज़ाम मुझ पर लगा दो, मुझे कोई
फ़र्क नहीं पड़ता। वो मुंह बनाते हुए आईने के सामने आकर अपने बाल सुखाने लगी, जबकि वो भी वॉशरूम से निकलता इसे पीछे से गर्दन पर किस करते हुए इसे आईने के सामने से हटाकर अपने बाल सुखाने लगा। कलब पहले मैं आईने के सामने आई थी, बाल भी पहले मैं ही बनाऊंगी। वो गुस्से से इसे धक्का देने लगी। हट जाओ, मैं लेट हो रहा हूँ, पहले ही तुम्हारी वजह से अच्छा खासा लेट हो चुका हूँ। मज़ीद तंग मत करो मुझे, वरना मैं तुम्हारे सारे बाल खींच लूँगा। वो इसे पीछे करते हुए धमकी देने लगा। हाँ, आपका बस चले तो मुझे गंजी करवा दें। वो इसे पीछे करने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, जब अचानक दरवाज़ा बजा। कलब बेटा, मैं तुमसे ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। कनीज़ बेगम इसके कमरे में दाखिल होते इससे मुखातिब हुई तो कलब ने एक नज़र इन्हें देखा और फिर मुस्कुरा कर इन्हें बेड पर बिठाता खुद ज़मीन पर बैठ गया। जी चाची जान, आप क्या कहना चाहती हैं? इनका यहाँ आना इसे बहुत अच्छा लगा था। किरण के जाने के बाद वो बेहद कम इसके सामने आती थी और अगर आ भी जाती तो इसे कभी मुखातिब नहीं करती थी। बेटा, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। उन्होंने एक नज़र इसकी जानिब देखा जो इनकी तरफ मुतवज्जो थी। कल मैं नाश्ता लगाती हूँ, आप आ जाएं। इसे लगा कि इसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही, इसलिए वो एक मिनट के लिए भी देर ना करते वहाँ से जा चुकी थी। अच्छा बताएं, आप क्या कहना चाहती हैं? शिजरा के जाने के बाद वो इनसे पूछने लगा। ऐसी कौन सी बात थी जो वो इसके सामने नहीं कर सकती थी? वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था। इस तरह से शिजरा की मौजूदगी में इनका बात ना करना इसे बुरा लगा था। वो शिजरा से कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था और ना ही अभी और ना ही आने वाली ज़िंदगी में। बेटा, मैंने तुम्हारे बीवी के सामने बात इसलिए नहीं की क्योंकि मैं किरण के बारे में बात करना चाहती हूँ। शायद वो इसकी आंखों का सवाल पड़ चुकी थी। कोई बात नहीं चाची जान, बताएं आप क्या कहना चाहती हैं? इनको किरण के नाम पर शर्मिंदा होते देख चुका था, इसीलिए इनके हाथ थाम कर बोला, किरण घर वापस आना चाहती है, अपने अपनों के पास, अपने घर में वापस। मैंने तुम्हारे चाचा से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया, बहुत नाराज़ हुए, लेकिन मैं क्या करूं? कल वो मेरी बेटी है, मैंने इसे जन्म दिया है, मेरी इकलौती औलाद है, मेरे लिए अजीज़ है। मैंने अब्बू जान के हुक्म के ख़िलाफ़ जाकर इससे रब्ता रखा। मैं 4 साल से इसके राब्ते में हूँ और यकीन करो वो पिछले 4 साल से मैं बहुत परेशान हूँ। वो घर आना चाहती थी और मैं तुमसे और सब घर वालों से माफ़ी मांगना चाहती है। बेटा प्लीज़ मेरी बेटी को घर वापस आने की इजाज़त दे दो, क्योंकि अगर तुमने इसे वापस आने की इजाज़त दे दी तो कोई किसी किस्म का वावेला नहीं करेगा, लेकिन अगर तुमने इसे वापस आने की इजाज़त ना दी तो शायद कोई भी इसे वापस नहीं आने देगा। कल वो संभल चुकी है, अपनी गलती पर पछता रही है, वो सब कुछ ठीक करना चाहती है, तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है। कल मैं पिछले 4 साल से तड़प रही हूँ, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। और मुझे मेरी बेटी वापस तभी मिल सकती है जब तुम इससे वापस आने की इजाज़त दोगे। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी मोहब्बत है, मेरी ममता को करार दो। मैं अपनी औलाद को वापस चाहती हूँ। कलब इससे पहले कि वो दोबारा बहक जाए, मैं इसे संभाल लेना चाहती हूँ। मैं दोबारा इसकी परवरिश करूँगी, इसे वैसा नहीं बनने दूँगी जैसे पहली बन गई थी। ये मेरी परवरिश का कसूर है, वरना अस्मारा भी तो इसी घर की बेटी है। अस्मारा कभी किसी चीज़ की ज़िद नहीं करती, कभी किसी चीज़ के लिए गलत कदम नहीं उठाया, लेकिन किरण हर लिहाज भूल गई। तुम मुझे बस एक मौका दो, इससे पहले कि वो बहक जाए। मैं इसे संभाल लेना चाहती हूँ। वो इसके हाथों पर अपना चेहरा रखती फूट फूट कर रोने लगी। चाची जान बस करें प्लीज़, मत रोएं। आप मुझसे इजाज़त क्यों मांग रही हैं? मैं कौन होता हूँ आपकी ममता से अलग करने वाला? आप किरण को वापस इस घर में लाना चाहती हैं, मैं दादा अबू से बात करूँगा। अगर वो घर में वापस ज़रूर आएगी और कोई भी घर में किसी भी किस्म का कोई शोर नहीं मचाएगा। दादा जान भी कुछ नहीं कहेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मैं आज ही इनसे बात करूंगा, आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। वो बेहद नरमी से इनसे कह रहा था, बेटा मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। वो आंसू साफ़ करती इससे कहने लगी, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया चाची जान, और बेटे माओं पर कैसे एहसान नहीं कर सकते। आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसने पूरे यकीन से कहा और एक उम्मीद के साथ इनके कमरे से बाहर निकली, जबकि कल वहीं बैठा बस किरण के बारे में सोच रहा था। तो आखिर अब वो संभल गई थी, अकल आ ही गई थी, या शायद हर तरफ से रद्द होने के बाद वो हिम्मत हार कर लौट आने को थी। वो सबसे माफ़ी मांगना चाहती थी। ठीक है, इसे मौका देने में कोई हर्ज नहीं था, आखिर ये इसका घर था, इसने यहीं वापस आना था। पिछले 4 साल से इसने अपने चाची के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं देखी थी। यकीनन इनकी बेटी घर वापस आए तो इनकी मुस्कुराहट भी लौट आएगी। हो सकता है चाचा जान की उदासी भी ख़त्म हो जाए। अगर वो सिर्फ अपना मतलब देखता तो इसके चाचा और चाची की ज़िंदगी कभी रौनक नहीं हो सकती थी। वो अपना मतलब नहीं देख सकता था। इसे अपने चाचू की खुशी अजीज़ थी। वो जानता था औलाद से बढ़कर और कोई खुशी नहीं होती। कल वो अपने चाचा और चाची को इनकी खुशी वापस देना चाहता था, इससे वापस लाने को तैयार था। वो इस सिलसिले में आज ही दादा जान से बात करना चाहता था। कल अब थाने से लौट कर आया
लेकिन अभी तक कमरे में नहीं आया था। ना जाने इतनी देर से दादा जान के कमरे में क्या कर रहा था। वो तो सीधा आते ही रूम में आता था। शिजा पहले तो इसका इंतज़ार करती रही, लेकिन जब वो काफ़ी देर ना आया तो इसके कपड़े निकाल कर खुद किचन में आ गई। इसके लिए खाना गर्म करके इसने टेबल पर रखा। शिजा, तुमने अपनी मेडिसिन ली? सादिया बेगम किचन में दाखिल होते इससे पूछने लगी। इसकी ज़रूरत नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक तो कल फजूल में मुझे वो खिलाए जा रहे हैं, बल्कि अब तो ज़ख्म का नामो निशान भी नहीं रहा। मुझे नहीं लग रहा कि मुझे इसकी ज़रूरत है। वो मुँह बनाते हुए बोली बेटा, इससे बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह के फजलो करम से अब तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें वो मेडिसिन लेनी होगी, बल्कि तुम्हारा 3 माह का कोर्स पूरा है हो, ताकि ज़िंदगी में तुम्हें कोई मसला ना हो। और कलब तो तुम्हारी भलाई ही चाहता है ना। चलो बेटा, ज़िद मत करो, जल्दी से कलब के कमरे में आने से पहले मेडिसिन ले लो। सादिया ने ज़रा सख्ती से मगर प्यार से समझाया। फिर वो तुम्हें डांटेगा, तुम्हें इतनी परवाह करता है, तुम्हारी इतना ख्याल रखता है, तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि तुम इसे बिल्कुल तंग ना करो, ठीक है? नहीं करती, आपके बेटे को तंग जा रही हूँ मेडिसिन खाने के लिए। वो मुँह बसोर कर अपने कमरे की तरफ जाने लगी, जबकि सादिया बेगम मुस्कुराकर कलब का खाना निकाल कर टेबल पर लगाने लगी। आज वो सुबह से ही बहुत परेशान थी। एक तो उन्होंने कनीज़ बेगम को रोते हुए देखकर इनसे वजह पूछी, जिस पर उन्होंने कहा कि किरण वापस घर आना चाहती है, वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है, सबसे माफ़ी मांगना चाहती है। इसके घर आने की इजाज़त कलब के अलावा और कोई नहीं दे सकता। और कलब ने इनसे वादा किया है कि वो आज ही दादा जान से इस बारे में बात करेगा। इन्हें यकीन था कमरे में कलब जो दादा जान से अहम बात करने गया है वो इसी सिलसिले में है। किरण माफ़ी मांगना चाहती है या सबसे शर्मिंदा थी या नहीं, वो नहीं जानती थी, लेकिन इतना जानती थी कि इसके वापस आने से शिजरा की ज़िंदगी बुरी तरह से डिस्टर्ब हो सकती है। अभी तो सब कुछ ठीक हुआ था, वो सब कुछ गलत नहीं होने दे सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि किरण वापस घर आए, और ना ही वो कलब और शिजरा के रिश्ते पर किसी किस्म का कोई रिस्क लेना चाहती थी। पता नहीं अब दादा जान का क्या फ़ैसला होगा। वो तो बस दुआ मांग रही थी कि कलब की बात ना माने। ये तुम क्या ये तुम क्या कह रहे हो कलब? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? तुम इस लड़की की सिफारिश लेकर आए हो हमारे पास, जिसका नाम तक नहीं सुनना हमें गवारा नहीं। हम इनकार करते हैं, हमें किसी कीमत पर मंजूर नहीं इस लड़की का काला साया इस घर में। वो अपनी आज़ादी के लिए हम सब रिश्तों को छोड़कर चली गई ना, तो इसे इसी आज़ादी के साथ रहे। हमारी हवेली इसके लिए कैद खाना थी, इसकी खुशियों की रुकावट थी, तो अब वो वापस क्यों आना चाहती है हमारी हवेली में? इसकी कोई जगह नहीं। हम नहीं चाहते कि वो कभी भी हवेली में वापस आए। दादा जान ने इनकार करते हुए कहा। दादा जान प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करें। वो अपने किए पर शर्मिंदा है, वो पाकिस्तान आना चाहती है, प्लीज़ इसे वापस आने दें। वो इनके कदमों में बैठा इल्तिजा कर रहा था। और इसके आ जाने से तुम्हारी ज़िंदगी पर जो बुरा असर पड़ेगा इसका क्या? दादा जान ने जैसे इसे वजह दी थी। मैं आपसे वादा करता हूँ दादा जान के इसके आ जाने से मेरी या मेरी बीवी की ज़िंदगी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई भी उम्मीद लेकर यहाँ आएगी। मेरी ज़िंदगी में शिजरा के अलावा और किसी की जगह नहीं, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि वो घर आ जाए। वो हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त है। इसने अपने कदम पीछे हटा लिए हैं, संभलने का एक मौका इसे मिलना चाहिए। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जो गलती इसने पहले की है वो कभी दोबारा नहीं करेगी। आपको और किसी बात पर यकीन नहीं है, कम अज़ कम मुझ पर तो यकीन है। मैं आपसे वादा करता हूँ मेरी ज़िंदगी में, मेरी बीवी की ज़िंदगी में किरण के आ जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपसे यूँ बर्बाद ना होने दें। इसे वापस बुला लें प्लीज़, मेरे लिए ना सही अपने बेटे और बहू के लिए। वो अपनी औलाद के लिए तड़प रहे हैं। वो इनकी मिन्नतें कर रहा था, जबकि दादा जान खामोश हो गए थे। रात कलब और दादा जान की मीटिंग कब ख़त्म हुई वो तो इंतज़ार करते करते ही सो गई थी। पता नहीं वो कमरे में कब वापस आया। सुबह इसकी आंख खुली तो वो पूरी तरह इसे कैद किए सो रहा था। इसके इतने पास हो जाने की वजह से इसका हाथ अपने ऊपर से हटा कर इसके करीब से उठने लगी, लेकिन इससे पहले वो इसे अपने मजबूत हिसार में कैद कर चुका था। अभी मत जाओ, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। इसकी गर्दन में मुँह दिए वो सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। कलब मुझे नीचे जाना है, उठे ना, आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? वो बेहद मोहब्बत से पूछ रही थी। आज संडे है डार्लिंग, तुम्हारा बस चले तो आज भी मुझे काम पर भेज दो। वो सरगोशी करते इसके कान के लोग को अपने लबों से छूने लगा। आज संडे है, आज मुझे भैया के घर जाना है। चले उठे, जल्दी से तैयार हूँ। आपने मुझसे 2-3 दिन पहले वादा किया था कि आप मुझे अस्मारा के पास लेकर जाएंगे। चले फ़ौरन से उठें, बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास, मैं सारा दिन वहीं पर रहने वाली हूँ। शाम को आ जाइएगा मुझे लेने के लिए। वो अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, जबकि कलब इसे घूरते हुए उठ बैठा। कभी कोई और बात भी कह दिया करो। सुबह सुबह अपने भाई का जिक्र करके मूड ख़राब कर दिया। क्या दुनिया में और कोई जगह नहीं है? जब देखो भाई के घर जाना है, भाई के घर जाना है। ज़रा फिक्र नहीं है शोहर की, जो दिन रात काम करता है। एक इतवार का दिन छुट्टी का मिलता है बीवी के साथ गुजारने को, वो भी बस मेरी ओवर एक्टिंग की दुकान। अब मुझे भी कुछ भी बोले, मुझे लेकर मुझे जाना है। आज मैंने भाई से वादा किया हुआ है, अगर आप मुझे छोड़ने नहीं गए तो भाई खफा हो जाएंगे। अब उठे और मुझे छोड़ कर आएँ। चलो ठीक है, मुझे एक प्यारी सी किस दो, मैं छोड़ने के बारे में सोचता हूँ। वो लम्हे की देर ना करते हुए इसके कमर में अपना हाथ डालता इसे अपने ऊपर गिरा चुका था। अगर मैं आपको किस दूँ तो अगर मैं आपको
2 किस दूंगी, कलब के दोनों गालों की तरफ देखते हुए बोली। जब कलब ने इसकी पूरी बात होने ही ना दी, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, तो गली से निकलने वाला कोई छोटा सा बच्चा भी दे सकता है। मुझे मेरे वाला किस चाहिए, फुल हस्बैंड वाइफ वाला किस। वो शरारत से इसके लबों को छूते हुए बोला, अच्छा ठीक है ना, पहले आप कहें कि आप मुझसे प्यार करते हैं। वो शर्त रखते हुए बोली, अरे कौन सा प्यार, प्यार के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजरती क्या, बाहर में गया प्यार, चलो किस करो, मैं वेट कर रहा हूँ। वो इसकी बात काटते हुए बोला। शिजरा ने घूर कर इसे देखा, प्यार के बिना मेरी ज़िंदगी नहीं गुजरती, वैसे भी तो अस्पताल में कहा था आपने मेरी सहेली झूठ नहीं बोलती। वो एक बार फिर से कह दें, क्या जाएगा आपका, वादा करती हूँ ज़िंदगी में कभी दोबारा कहने को नहीं कहूँगी। यार बताया तो था इसने, तुम्हें खुश करने के लिए फजूल बोला था, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अब तुम्हें मुझ पर ज़्यादा यकीन है या अपनी सहेली पर, तुम खुद सोच लो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, फजूल बोलना बंद करो। वो इसका चेहरा थामते उसके लबों पर झुकने लगा। मुझे आप मुझसे प्यार नहीं करते, वो मुंह बनाकर बोली। अरे बाहर में गया प्यार। वो करवट बदलते इसे बेड पर गिराता खुद इसके ऊपर आ गया था। आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं है, इसे अपने होठों पर झुकते देख वो गुस्से से बोली, जबकि कलब इसके गुस्से की परवाह किए बिना अपनी तलब को पूरा कर रहा था, जो सुबह सुबह ही इसे करीब देखकर जा गई थी। और यकीनन अब इसने इसकी तो हरगिज़ नहीं सुननी थी। वो उसके लबों पर झुका अपनी तलब पूरी करने में मगन था जब मुलाजिमा ने दरवाज़ा खटखटाया। आप जाएँ, हम आते हैं। वो मुलाजिमा को कहती कलब की तरफ मुतवज्जो हुई। अच्छा सुने ना कलब, प्लीज़ मुझे भैया के घर छोड़ आएँ, शाम को ले आइएगा, मैं वादा करती हूँ मैं रात को रहने की ज़िद नहीं करूँगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो मिंतू पर उतराई। ठीक है लड़की, अब बस करो, मुझे तुम रुकने की ज़िद हरगिज़ नहीं करोगी, मैं अभी तुम्हें छोड़ के आऊँगा, शाम को लेने आऊँगा। और शाम को अगर तुमने गिरगिट की तरह रंग बदले तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो धमकी देता इसके लबों को छूता उठ गया था, जबकि वो खुशी खुशी तैयार होने चली गई थी। दादा जान, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, मैं जानती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। इन 4 सालों में मुझे एहसास हो गया है, अगर ख़ानदान बुलादरी का नाम साथ ना हो तो इंसान का होना अहमियत नहीं रखता। मैंने आपकी नाफरमानी की, आपके खिलाफ आवाज़ उठाई, मैं एक नाफरमान पोती हूँ, एक नाफरमान बेटी हूँ। मैं जानती हूँ मैं माफ़ी के लायक हरगिज़ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप के दिल में मेरे लिए गुंजाइश निकलती है तो आपका एहसान होगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख कर आई हूँ। शोबिस की दुनिया बाहर से जितनी खूबसूरत है, हसीन है, अंदर से इतनी काली और गंदी है। अपनी हर गलती कबूल करती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मुझे अपने सीने से लगाकर बस एक बार कह दें कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। मेरी गलतियाँ माफ़ी के काबिल हरगिज़ नहीं है। अपनी हर गलती को आज मैं अपने गुनाह मानती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं आइंदा कभी आपके खिलाफ़ जाने की गलती नहीं करूँगी, आपका हर हुक्म मानूंगी, आप जो कहेंगे वहीं सर झुका लूँगी, प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दें। वो रोती हुई इनके पैरों में बैठी इनसे माफ़ी मांग रही थी, जबकि सीढ़ियों पर खड़ी शिजरा इस लड़की को देख रही थी जिसके सामने दादा जान यूँ पत्थर बने हुए थे। इसका रोना रो कर माफ़ी मांगना, तरफ तरफ का रोना इससे बुरा लग रहा था। इस पर तरस खाने लगी, ना जाने कौन थी ये लड़की जिसके सामने इतने नरम दिल दादा जान भी पत्थर बने हुए थे। देखो लड़की, तुम्हें इस घर में वापस आने की इजाज़त दे दी है, तुम यहाँ रहो, हमें कोई एतराज़ नहीं तुम्हारे इस घर में रहने पर। और हम सिर्फ और सिर्फ कलब के कहने पर तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त दे रहे हैं। अगर वो हमसे ना कहता तो हम कभी तुम्हें मुँह ना लगाते। अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे दिल में वो मुकाम कभी नहीं हासिल कर सकती जो कभी तुम्हारा था। हमें अफसोस है कि तुम जैसी नाफरमान लड़की हमारी पोती है। काश हम तुम्हारे नाम से अपना नाम अलग कर पाते, काश हम तुम्हें दुनिया से जान से मार डालते। हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकते, लेकिन अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हो, इसीलिए इस घर में रह सकती हो, इसके अलावा हमारे साथ और कोई ताल्लुक़ नहीं है। दादा जान गुस्से से कहते अपना कमरे की तरफ चले गए थे, जबकि शिजरा हैरानगी से इन्हें देख रही थी, जो इस लड़की को जवाब देते हुए कनीज़ बेगम के सीने से लगी थी। हौसला रखो किरण, वो माफ़ कर देंगे। फ़िलहाल ये सब कुछ आसान नहीं है, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ तुम जल्द दादा जान के दिल में अपनी जगह बना लोगी, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल वहीं सीढ़ियों पर खड़ा बोल रहा था, जबकि वो आहिस्ता सा चलता इसके पास आया तो शिजरा भी इसके पीछे ही आ गई। पहले तो वो इसके मुँह से इसका नाम सुनकर परेशान हुई थी। किरण के लिए इतना नरम लहजा, बेवफाओं को कोई इस तरह से मुहातिब तो नहीं करता। कल मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। दादा जान मेरी हर गलती को माफ़ कर दें, मुझे हमेशा स्पेशल रखा। मैं दादा जान के खिलाफ़ चली गई, दादा जान के खिलाफ़ आवाज़ उठाई, इनसे सारे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिए। मैं बहुत गिर गई थी कलब, बहुत ज़्यादा। वो बुरी तरह से रोते हुए बोली तो कलब ने शिजरा को पानी लाने के लिए कहा। शिजरा ने एक नज़र कलब की तरफ देखा और फिर किचन में चली गई। ये लड़की कौन है कलब, वो इसके हाथ से पानी लेते हुए पूछने लगी। ये शिजरा है बेटा, हमारी बहू, मेरा मतलब है कलब की बीवी, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। सादिया बेगम ने बेहद मोहब्बत से इसका तारफ़ करवाया, जो कि कलब को पहली बीवी कहलाने पर सर उठा चुकी थी।
क्या कलब ने शादी कर ली? मामा, आपने इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। वो हैरानगी से कनीज़ बेगम की जानिब देखने लगी। दरअसल बेटा, इन दोनों की शादी बहुत बुरे हालात में, अच्छे हालात में नहीं हुई। शायद इसीलिए कनीज़ बेगम ने तुम्हें कुछ बताया नहीं। सादिया बेगम ने बात को संभालते हुए कहा। लेकिन ताई हमें ये बात इतनी भी गैर ज़रूरी नहीं कि मुझसे छुपाई जाए। वो बेबसी से अपनी माँ को देखने लगी, जबकि कनीज़ बेगम खामोशी से सर झुका गई। कोई बात नहीं किरण बाजी, पहले पता नहीं चला, अब तो पता चल गया ना। एक ही बात है, आपके लिए तो ये सरप्राइज़ हो गया। शिजरा की ज़ुबान में खुजली हुई तो कलब के लबों पर मुस्कुराहट आ गई, जबकि वहाँ मौजूद तमाम लोग हैरानगी से इसकी जानिब देखने लगे। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? इसने कलब को देखते हुए कहा। नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। तुम घर जाने का सोच रही थी ना, जाओ कलब से घर छोड़ आओ, बहुत दिन हो गए हैं। शिजरा भी सुबह से 3 बार फ़ोन कर शरियार भी सुबह से 3 बार फ़ोन कर चुका है। तुम लोग घर से निकले कि नहीं? ऐसा करना, आते हुए स्मारा को अपने साथ ले आना। कलब वो भी किरण से मिल लेगी। सादिया बेगम ने इस टॉपिक को ख़त्म करते हुए कहा। क्या स्मारा को यहाँ लेकर आएंगे? फिर तो मेरा जाने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो इसी के लिए जाने वाली वहाँ, अगर वहाँ वो होगी नहीं तो मेरा वहाँ जाने का फ़ायदा। मैं नहीं जा रही। वैसे भी कलब नहीं चाहते कि मैं जाऊँ। कलब का प्लान था मुझे आज लंच पर ले जाने का, लेकिन मैं ज़िद कर रही थी कि मुझे घर जाना है। अब अस्मारा यहाँ आ ही रही है तो मुझे जाने की क्या ज़रूरत है। मैं नेक्स्ट वीक जाऊँगी। वो अपना लम्हे में प्लान चेंज कर चुकी थी और किरण के साथ अपने मासूम शोहर को हरगिज़ नहीं छोड़ सकती थी। क्या भरोसा किरण बाजी का कोई गेम हो, वो तो वैसे भी बहुत सारी गेम खेलती हैं। इसे बहुत एहतियात करनी थी और कलब के मामले में वो किसी भी किस्म का रिस्क नहीं ले सकती थी। इसने एक नज़र किरण की जानिब देखा, जो हैरानगी से बस इसे देख रही थी। कभी इसका ध्यान इसके मासूम चेहरे पर जाता तो कभी इसके हाथों पर जो कलब के बाजू से लिपटे हुए थे। इसके अंदर कुछ टूटा था। इसे लगा था शायद कलब इसका इंतज़ार करेगा, क्योंकि इनकी तलाक नहीं हुई थी। इस रात ने इससे गलती की थी कलब से तलाक मांग कर, लेकिन खुदा का लाख लाख शुक्र था कि तलाक हो नहीं पाई। हाँ, लेकिन कलब पर हक जताने वाली कोई और आ गई थी। वो अंदाज़ा लगा चुकी थी कलब और शिजरा एक दूसरे के बेहद करीब हैं। इसका अंदाज़, प्यार, लुटाती नज़रें किसी दूसरे के सामने एक दूसरे की नज़रों में इनकी अहमियत को जाहिर कर देती थी। इसके जाने का प्लान कैंसिल हुआ तो वहीं बाहर सोफ़े पर ही इसके साथ बैठ गया। सामने किरण इन्हीं को देखे जा रही थी और बार बार कलब के कान में सरगोशी करती इसे हंसने पर मजबूर कर रही थी। सब कुछ दिखावा नहीं होता। कलब के चेहरे पर सच्ची खुशी थी और इसके साथ बहुत खुश नज़र आ रहा था। किरण अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका है। अब शायद इसकी ज़िंदगी में इसकी कोई कहीं जगह नहीं निकलती। बेटा, तुम बहुत लंबे सफ़र से आई हो, थक गई होगी, जाओ कमरे में जाकर आराम करो। थोड़ी देर में अस्मारा भी आ जाएगी, मैंने इसे फ़ोन करके बता दिया है। सादिया बेगम ने कहा। किरण खामोशी से सोफ़े से उठकर अपने कमरे की जानिब चली गई थी। तुम अपनी अम्मी और भाई के पास जा रही थी ना, तो अस्मारा के यहाँ आ जाने से तुमने अपनी प्लानिंग कैंसिल क्यों की? वो इसके पीछे ही कमरे में आते हुए पूछने लगा। मेरा दिल नहीं कर रहा था आपको अपनी सौतन के पास छोड़कर जाने का। आपका क्या भरोसा, आपकी बचपन की महबूबा आई है और आप इधर मेरे हाथ से निकल गए। मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगी कहीं पर भी। आप सिर्फ मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। खबरदार, जो इसकी तरफ देखा भी, वो तो कमरे में आते ही अपनी जेलसी इस पर शो कर गई थी। अगर तुम जेलस हो रही क्या तुम जेलस हो रही हो शिजरा? वो हैरानगी से पूछने लगा। बहुत ज़्यादा जेलस हो रही हूँ। वो कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल जुड़ेल जैसी है, आपको मुझसे छीन लेगी। इसके प्यार से पूछने की देर थी कि वो अपनी आंखों में नमी लाते टिप टिप आंसू बहाने लगी। कलब ने फ़ौरन इसे अपने सीने से लगा लिया था। मेरी जान, इसके साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरी बीवी तुम हो। कोई भी यूँ आकर हम दोनों के बीच में दूरियां पैदा नहीं कर सकता। और तुम्हारे यहाँ से चले जाने पर भी मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। मैं अपनी इतनी प्यारी, शक्की और जलने वाली बीवी को मज़ीद शक में तो नहीं डाल सकता ना। वो बेहद प्यार से इसके आंसू पोंछता इसके वहम दूर कर रहा था। नहीं कलब, मैं नहीं जाऊंगी, बस कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। आप सिर्फ मेरे हैं और इस किरण बाजी के आ जाने से मुझे डर भी लग रहा है। आप पहले इसी से प्यार करते थे ना, और अब भी आपने मुझे एक दफ़ा भी नहीं कहा कि आप मुझसे प्यार करते हैं। अब आप ही बताएं, मैं कैसे आप पर यकीन करूं? आप मुझे एक बार आई लव यू बोल दें कि मेरा शक दूर हो जाए, मैं टेंशन भी ना लूं और जेलस भी ना हूं। वो अपने मसले का हल बता रही थी। दिलब्रम, तुम ऐसे करो, जेलस भी हो और इस हवाले से टेंशन भी लो। कम अज़ कम इस तरह से तुम मेरे पास तो रहोगी। वो इसे अपने सीने में छुपाता बेहद मोहब्बत से बोला था। आप बहुत बुरे हस्बैंड हैं कलब, बहुत ज़्यादा बुरे। इसने बेहद गुस्से से कहा, जबकि इसकी मासूम सी शिकायत पर वो दिल खोल कर हंसा था। अब क्यों आई है वो औरत इस घर में? अब क्या ताल्लुक़ है इसका? और तुम क्यों मिलने जाओगी? इससे कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। शरियार को जब से पता चला था कि किरण वापस घर आ गई है, वो बेहद गुस्से में था। जो भी था,
कलब के साथ वो बहुत गहरा ताल्लुक़ रखती थी और शहरयार अपनी बहन को किसी भी किस्म की तकलीफ़ में नहीं देख सकता था। शहरयार, वो मेरी कज़न है, मुझे तो जाना होगा ना इससे मिलने के लिए, और प्लीज़ शिज़रा को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत हों। कलब भाई इससे बहुत मोहब्बत करते हैं और अब इन दोनों में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह से वो एक दूसरे के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें उनको खुशियों की दवा देनी चाहिए। अल्लाह ना करे कि इन दोनों में कोई भी मसला हो, और मुझे यकीन है कि किरण की वजह से भाई अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को हरगिज़ ख़राब नहीं होने देंगे। वो इसे समझा रही थी। हाँ वाकई अब वो औरत मेरी बहन की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती। वैसे भी कलब इसे छोड़ चुका है, कलब के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो भला इसकी ज़िंदगी ख़राब कैसे होगी। मैं शायद कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रहा हूँ। और कुछ ज़्यादा ही सोचते हुए रिलैक्स होकर कहने लगा तो अस्मारा को एक बार फिर से शर्मिंदगी होने लगी। अल्लाह न करे इन दोनों की तलाक हो जाए, वो बेसाख्ता बोली। अल्लाह करे इन दोनों की तलाक हो जाए, वो बेसाख्ता बोली। तो शहरयार ने हैरानगी से इसे देखा। मतलब क्या है तुम्हारी इस बात का? वो परेशानी से कहने लगी। मैंने आपको सच नहीं बताया कल शहरयार, लेकिन कल भाई और किरण की तलाक नहीं हुई, लेकिन मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अब इन दोनों में आपस में कोई भी रिश्ता नहीं है और ना ही दोनों कोई रिश्ता रखना चाहते हैं। इंशाल्लाह इन दोनों की तलाक हो जाएगी। और फिर एक मिनट, क्या कह रही हो तुम? ये सब कुछ इन दोनों की तलाक हो चुकी है ना, तभी तो वो दोनों अलग हैं। शादी की पहली रात ही दोनों में तलाक हो गई थी ना। मुझे तो ऐसा ही बताया गया था और तुम्हारी अम्मी ने भी तो ऐसा ही बताया था मुझे। कुछ मत छुपाओ अस्मारा, सब कुछ बताओ। क्या कलब और किरण की तलाक हो चुकी है? और अगर इनकी तलाक नहीं हुई तो तुमने मुझे ये हकीकत क्यों नहीं बताई? वो बेहद गुस्से से बोल रहा था। मैंने आपको बहुत बार बताने की कोशिश की शहरयार, लेकिन मुझे अम्मी कहती थी कि ये इतनी भी अहम बात नहीं है जो आपको इसने शहरयार से कुछ भी ना छुपाते हुए सच बताना चाहा। मतलब कि तुम्हारी अम्मी भी तुम्हें मुझसे झूठ बोलने के लिए कहा और तुम इतने वक्त तक मुझे बेवकूफ़ बनाती रही। तुमने मुझे एक बार भी सच्चाई नहीं बताई। इतनी बार हम दोनों के दरमियान इस मौजू पर बात हुई, लेकिन तुमने कभी मुझे नहीं बताना ज़रूरी नहीं समझा। क्या वजह पूछ सकता हूँ इसकी? क्यों तुमने मुझसे ये छुपाया? जवाब दो मुझे। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो गुस्से में कुछ कर बैठे। शहरयार, मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन अम्मी के मना करने की वजह से बस कुछ नहीं सुनना चाहता मैं इस बारे में। वो बेहद गुस्से से कहता घर से निकल गया था, जबकि अस्मारा की इसकी नाराज़गी के डर से अब रोना आ रहा था। इसे सब सच बता देना चाहिए था। क्या बात है बेगम, आप परेशान क्यों हैं? आपको खुश होना चाहिए, आपकी बेटी घर वापस आ गई है और आपने अपने अब्बू से माफ़ी भी मांग ली है। अगर देखा जाए तो इसकी तबीयत भी अब काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आई है, वो पहले से बहुत बदल चुकी है, जिस पर मुझे बहुत खुशी हो रही है। शुक्र है अल्लाह पाक ने वक्त रहते इसे संभाल लिया। अल्लाह इसे नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सरदार साहब कमरे में दाखिल हुए तो कनीज़ बेगम को उदास बैठे देखकर कहने लगे, परेशानी की बात तो है ना सरदार साहब, और अब तो ज़्यादा परेशानी की बात है। कलब की दूसरी शादी के बारे में जानकर किरण बेहद मायूस हुई है। हम ये हकीकत बदल नहीं सकते कि किरण आज भी कलब के निकाह में है। कनीज़ बेगम परेशानी से बोली, अगर आपकी परेशानी की वजह यह है तो परेशानी जायज़ है, क्योंकि जो गलतियाँ इसने की हैं इसके बाद कलब हरगिज़ इसे इस रिश्ते में नहीं बांध के रखेगा। और जहाँ तक इसकी दूसरी शादी की बात है तो माशाल्लाह वो एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहा है। इसे किरण जैसी लड़की की ज़रूरत नहीं। अल्फाज तल्ख थे लेकिन सच थे। तो आप अपनी बेटी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इसकी तलाक करवाएंगे? कनीज़ बेगम परेशानी से बोली, कोई बाप अपनी बेटी की तलाक नहीं करवाना चाहता बेगम, लेकिन ये हमारी मजबूरी है और कुछ हमारी बेटी की गलतियाँ। अगर वो किरण कलब की दूसरी शादी से पहले वापस आ जाती तो बात कुछ और थी, लेकिन एक औरत कभी भी सौतन कबूल नहीं करेगी। ये बात आप याद रखिएगा। बाकी जो हमारी बेटी के नसीब में होगा वो इसे मिल जाएगा। वो बेड पर लेटते हुए जैसे बात ख़त्म कर चुके थे। अस्मारा और रक्षंदा बेगम किरण से मिलने के लिए आई थी। कलब की पहली बीवी का यूँ आ जाना इनके लिए काफ़ी परेशान कुन था। अभी तक तो वो इस बात से अनजान थी कि कलब की पहली बीवी को तलाक नहीं हुई है, बल्कि अब भी वो कलब के निकाह में है। ये बात जानकर इन्हें जैसे झटका लगा था। यही वजह थी कि इनके यहाँ आने कि अस्मारा ने शहरयार के बारे में इन्हें सब कुछ बता दिया था और इनकी नाराज़गी के बारे में भी। रक्षदा बेगम ने बहू को समझाते हुए यही कहा था कि उसकी नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है। ये हकीकत है कि ये बात इतनी छोटी नहीं जो छुपाई जा सके। आज नहीं तो कल ये हकीकत सबके सामने आ ही जानी थी, लेकिन अगर अस्मारा शहरयार को खुद बता देती अपने मुंह से तो शायद इसे इतना दुख नहीं होता। मामा अब बेकार में इतनी परेशान हो रही हैं। कलब का अपनी पहली बीवी के साथ कोई रिश्ता नहीं है और ना ही वो किसी किस्म का ताल्लुक़ चाहते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा वो कैसे बात कर रहा था इससे। इसे देखकर कहीं से भी इसकी नाराज़गी जाहिर नहीं हो रही थी। वो इससे सच में माफ़ कर चुका है, पुरानी सारी बातें भुला चुका है। अगर ऐसा है तो बहुत गलत है।
मैं तुम्हारा दुख नहीं देख सकती बेटा, ये बात याद रखना। अगर कलब को अपनी पहली बीवी इतनी ही अजीज़ है तो तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ हरगिज़ नहीं रहने दूंगी। वो जज्बाती हो रही थी। ओहो मामा, क्या हो गया है आपको? कलब को अपनी पहली बीवी बिल्कुल भी अजीज़ नहीं है, सिर्फ दूसरी बीवी अजीज़ है, यानी कि मैं। वो इन्हें समझाते हुए बोली। अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, कलब का इनकी तरफ रुझान नहीं है, वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है किरण से। वो किरण से इसलिए बात करते हैं क्योंकि वो इनकी कज़न है और इससे ज़्यादा इन दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो जहाँ तक बात इन दोनों की तलाक की है तो वो भी जल्द ही हो जाएगी, आप परेशान मत हो, वो इन्हें समझाते हुए बोले। लेकिन वो जानती थी कि इसकी माँ की टेंशन दूर नहीं हुई, लेकिन वो इनकी टेंशन दूर करने के लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि किरण के आ जाने के बाद वो खुद भी टेंशन में थी। कलब अभी घर वापस आया था, लेकिन अब रात के 11 बज चुके थे, इसीलिए वो सादिया बेगम को डिस्टर्ब किए बिना अपने कमरे में चला गया। लेकिन सामने ही इसकी जान अजीज़ दिलबरम जाग रही थी और मुंह बनाकर बैठी थी। इतनी प्यारी बीवी को कोई इंतज़ार करवाता है? इसने कमरे में कदम रखा तो वह नाराज़गी से बोली। कलब दिलकशी से मुस्कुराया था। गुस्ताही माफ़ दिलबरम, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा बॉस बहुत खड़ूस है, आने ही नहीं दे रहा था। इतनी मुश्किल से इसे जान छुड़ा कर तुम तक पहुंचा हूं कि तुम्हें क्या बताऊं। वो मोहब्बत से इसका माथा चूमते इसकी गर्दन पर झुकने लगा। उफ तौबा, एक तो आप इतनी जल्दी फ्री हो जाते हैं ना कि हद नहीं। आप चेंज करें, मैं खाना लेकर आती हूँ आपके लिए। कुछ खाया तो नहीं होगा? मैंने भी कुछ नहीं खाया, आपका इंतज़ार कर रही थी। अभी पेट में चूहे कूदी मार रहे हैं। अब इससे पहले कि वो जंग शुरू कर दें मुझे नीचे चले जाना चाहिए, तब तक आप फ्रेश हो जाएं। इससे पहले कि वो जंग लड़ना शुरू कर दे मुझे नीचे चले जाना चाहिए, तब तक आप फ्रेश हो जाए। वो बेहद प्यार से इसके गाल खींचते हुए बोले। इसके लाड़ बड़े दास पर वो मुस्कुरा दिया। जो हुक्म मेरी जान, वैसे भूख मुझे भी बहुत सख्त लगी है, जल्दी आना। वो इसका माथा चूमते हुए फ्रेश होने चला गया था, जबकि वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। इसके और अपने लिए जल्दी से खाना गर्म करती वो प्लेट में रख। इसके सामने ही इसे किरण नज़र आई। वो शायद पानी पीने की गर्ज से किचन में आई थी। कलब के लिए खाना लेकर जा रही हो? जब तुमने रात को खाना नहीं खाया तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुमने कलब के इंतज़ार में खाना नहीं खाया होगा। हम सफ़र के साथ खाना खाना भी सुकून है। वैसे बहुत अच्छा किया तुमने कलब, अकेले खाना खाने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। तुम सच में इनका बहुत ख्याल रखती हो, तुम्हारे हर अंदाज में इनके लिए मोहब्बत लगती है। बहुत क्यूट हो तुम, इसे मुस्कुराते हुए कहा, जबकि वो इसकी मुस्कुराहट इसे कहीं से भी नकली या झूठी नहीं लगी थी। इसकी मुस्कुराहट के जवाब में वो भी मुस्कुराते हुए किचन से बाहर निकल गई थी। अभी वो गालिब साहब के कमरे के बाहर से गुजर ही रही थी जब इसे आवाज़ सुनाई दी। क्या मतलब है आपका गालिब? आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? अगर शिजरा और कलब की तलाक हुई तो आपकी बेटी भी उजड़ जाएगी। खुदा का खौफ करें, अपने बच्चों के घर अपने हाथ से बर्बाद ना करें। तो मैं क्या करूं सादिया? क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? पिछले 4 सालों में मेरे और सरदार के दरमियान कितने फासले आ गए। मेरा भाई मेरी आंखों में देखकर मुझसे बात तक नहीं करता। वो मुझसे शर्मिंदगी से नज़र तक चुरा लेता है। इसकी शर्मिंदगी मिटाना चाहता हूँ मैं, इसे फिर से सर उठाने का मौका देना चाहता हूँ। गालिब साहब बहुत परेशानी से बोले। लेकिन अब ऐसा कैसे मुमकिन है गालिब? शहरयार असमारा की मोहब्बत आपके सामने है, जबकि कलब भी शिजरा के साथ कितना खुश है। खुश होने और मोहब्बत होने में फ़र्क होता है सादिया बेगम, बहुत फ़र्क होता है। मत भूलो कि वो कलब की बचपन की मोहब्बत है। चंद पल के लम्हात की खुशी के लिए वो अपनी मोहब्बत को ठुकराएगा नहीं। मत उलझाओ इसे रिश्तों के बंधन में। इसने इस लड़की से निकाह सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की खुशी के लिए किया था। तुम भी जानती हो कि शिजरा के साथ इसकी कोई खुशी नहीं। मोहब्बत करता है वो किरण से, आज से नहीं बचपन से। वो उसके लिए अजीज़ है। मत भूलो कि पुलिस की नौकरी इसने सिर्फ और सिर्फ इसी के कहने पर शुरू की थी। ये किरण की ख्वाहिश थी कि वो पुलिस में जॉब करे। खानदान का बिजनेस छोड़कर वो पुलिस की फील्ड ज्वाइन कर चुका था, सिर्फ किरण के एक बार कहने पर। वो किस तरह इसकी मोहब्बत का अंदाज़ा लगाओगी तुम? अपनी बेटी की खुशी के लिए मेरे बेटे की खुशियों का कत्ल मत करो। अपनी बेटी की खुशी के लिए मुझसे मेरे बेटे को मत छीनो, मेरा भाई मत छीनो। अगर किरण और कलब की तलाक हुई तो सरदार और मेरे दरमियान रिश्ते में सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। भाइयों के बीच दीवार खड़ी हो जाएगी। किरण की ज़िंदगी पूरी दुनिया के सामने है। अब खानदान का कोई लड़का इससे शादी नहीं करेगा। वो और मैं अपने भाई को सारी ज़िंदगी परेशानी नहीं दे सकता। वो जैसे बात ख़त्म करने का तो अच्छा, आप अपने भाई को परेशानी नहीं दे सकते। अपनी भतीजी को अपने बेटे की ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं, लेकिन इस मासूम का क्या, जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आई है? इसका क्या कसूर है जिसने कलब के लिए, आपके बेटे के लिए अपने सीने पर गोली खाई है, जिसने आपके बेटे का नाम अपनी कलाई पर सारी ज़िंदगी के लिए लिख दिया? क्या इसकी कोई गलती है? वो गुस्से से आपे से बाहर होने लगी। सादिया मुझे मत उलझाओ, मैं पहले ही बहुत उलझा हुआ हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस बात ख़त्म।
जो मैंने कह दिया वही होगा। मैं कलब से इसकी पहली मोहब्बत नहीं छीन सकता। अस्मारा की खुशियों के लिए अपने बेटे की खुशियां बर्बाद नहीं होने दूंगा। मत भूलो कि किरण को इस घर में वापस कलब लाया है। इसे सबसे पहले माफ़ करने वाला कलब था। अगर इसके दिल में इसके लिए गुंजाइश ना होती तो क्या वो इसे कभी माफ़ करता? कभी इसके लिए सब घर वालों को नहीं मनाता, कभी वहाँ से इसे लेकर वापस घर नहीं आता। इनकी आवाज़ें बाहर तक आ रही थी, जबकि इनकी आवाज़ें सुनने के बाद शिजरा को अपने कदमों में जान ख़त्म होती महसूस हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती कमरे में आ गई। हद है बीवी, तुम्हें पता है मुझे सख्त भूख लगी हुई है, फिर भी इतना टाइम लगा कर आई हो। जल्दी आओ यार, सच में बहुत भूख लगी है। वो इसके हाथ से खाना लेता बेड पर रख चुका था। बैठो, शुरू करो। वो इसे खड़ा देखकर कहने लगा, मुझे भूख नहीं है, आप खाएं, मुझे नींद आ रही है। वो नजरें चुरा कर कहते हुए बेड पर लेटी वो जो और ख़ुद पर कंबल लेकर सोने लगी। इसे अचानक क्या हो गया? कलब समझ नहीं पाया था। शिजा, तबीयत तो ठीक है ना मेरी जान, क्या हुआ है? वो इसके अचानक यूँ कहने पर परेशानी से कहने लगा था, कुछ नहीं हुआ, बस मुझे नींद आ रही है, बता तो रही हूँ। लेकिन अभी तो तुम्हें सख्त भूख लगी थी, मेरे इंतज़ार में तुमने खाना भी नहीं खाया। अब उठो, थोड़ा सा खाना खा लो। कलब इसे समझाते हुए बोला, नहीं है मुझे भूख, सोने दे मुझे। वो सख्ती से इसका हाथ झटकती फिर से कंबल में घुस गई। यार बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? तुम इस तरह से क्यों कह रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? किरण ने तुमसे कुछ कहा है? क्या कहेगी आपकी लाडी मुझसे? और आप हर बात में इसे क्यों घसीट कर लाते हैं? अगर आपका दिल इतना दिल कर रहा है हर बात में इसका जिक्र लाने का, किरण से बातें करें, मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? वो इंतहाई बदतमीज़ी से बोली। ये क्या तरीका है बात करने का शिजरा? अब बदतमीज़ी की तो उल्टे हाथ से खाओगी। एक तो प्यार से तुम्हें इस बदख्याल रवैये की वजह पूछ रहा हूँ, ऊपर से बकवास किए जा रही हो। नहीं खाना तो मत खाओ, मैं भी नहीं खा रहा, फजूल में दिमाग ख़राब कर रखा है। इसकी बदतमीज़ी पर वो भड़क उठा था। वो अब इसके साथ आकर बेड पर लेटा। शिजरा ने पलटकर इसकी जानिब नहीं देखा था। वो बाबा और अम्मी की बातों को लेकर काफ़ी परेशान थी, जबकि वो सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि आखिर इससे हुआ क्या है। इन दिनों को अपनी परेशानी में कब नींद आई इन दोनों को ही पता ना चला था। अस्मारा कमरे में आई तो शहरयार सो रहा था। शायद वो घर आते ही सो गया था। आजकल तो वो घर भी लेट आता था। इसका इंतज़ार करना या इससे बात करना तो शायद इसे गवारा ही नहीं था। वो समझ नहीं पा रही थी कि इसे कैसे मनाए। इसने सादिया बेगम को इसका रिएक्शन बता दिया था, जिस पर सादिया बेगम ने कहा था कि वो खुद इससे बात करके इसे समझाएंगी, लेकिन पता नहीं इस मसले का क्या हल निकलने वाला था। वो बेहद परेशान थी। आजकल वो अपनी तबीयत का भी बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही थी, क्योंकि इसका ख्याल रखने वाला इसका शोहर ही इससे नाराज़ हो गया था। सुबह वो उठते ही इससे अपनी नाराज़गी का इजहार करके नीचे चला गया। इसे जगाना ज़रूरी नहीं समझा, जबकि सुबह वो इसकी के हाथ का नाश्ता करके जाता था। शिजरा उठी तो इसे बेड पर ना पाकर परेशान हुई, इसीलिए बिना फ्रेश हुए नीचे चली गई थी। लेकिन सामने ही टेबल पर कलब के साथ किरण को नाश्ता करते देख इसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। किरण का कलब के लिए नाश्ता निकाल कर देना, कलब का मुस्कुराते हुए नाश्ता करना इसे तकलीफ़ दे रहा था। वो खामोशी से वापस पलट गई थी। क्या कलब सच में किरण बाजी से मोहब्बत करता था? क्या किरण के साथ वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता था? इसने खुद सबको मजबूर किया था किरण को वापस लाने पर और इसे माफ़ कर देना। कुछ दिनों से दादा जान का रवैया भी किरण की जानिब से नरम हो गया था। वो ऐसा करने पर मजबूर करने वाला कलब था। सरदार शाह और गालिब शाह में जो खिंचाव पहले दिन से वो नोट कर रही थी, अब कम हो गया था। कनीज़ बेगम भी हर वक्त हंसती मुस्कुराती नजर आती थी। किरण के आ जाने से घर में मौजूद सब लोग खुश रहने लगे थे, सिवाय इसके। हाँ, वो खुश नहीं थी कि कलब को किरण के साथ देखकर इसे तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन कनीज़ बेगम के चेहरे की खुशी, गालिब साहब और सरदार साहब का आपस में प्यार, और कलब वो भी तो खुश था। इसके बगैर कलब को शायद अब इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो इसकी पहली मोहब्बत वापस आ चुकी थी। आप अगर इनकी ज़िंदगी में कोई मसला हो था तो सिर्फ वही थी। सादिया बेगम को अगर अपनी बेटी का डर ना होता तो शायद कल रात वो भी गालिब साहब से ना लड़ती। वो अपनी बेटी के डर से गालिब साहब से लड़ रही थी, जबकि असल में तो वो भी इस घर की खुशियाँ ही चाहती थी, और इसकी खुशियाँ किरण की खुशियों में थी। अगर किरण को तलाक हो जाती तो सब कुछ ख़त्म हो जाता, और कलब भी यकीनन इसे तलाक देने को तैयार नहीं हो सकता था, क्योंकि वो इसकी पहली मोहब्बत थी। सच्ची मोहब्बत कलब ने अब तक खुले अल्फाज में इसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, तो वो इस मोहब्बत का इजहार भी नहीं करना चाहता था। शायद कलब को लेकर वो ज़रूरत से ज़्यादा खुशफहमियों का शिकार हो गई थी, वो इससे प्यार करता है। वो अपनी ही सोचों में मसरूफ़ थी जब दरवाज़ा खोलकर कनीज़ अंदर दाखिल हुई।
मुझे तुमसे बात करनी है जिज़रा, अभी और इसी वक्त। क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगी? वो कमरे में आते हुए इससे सवाल करने लगे तो इसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। वो आकर इसके पास बैठ गई। देखो बेटा, मैं जानती हूँ क्लब को लेकर तुम बहुत सारी उम्मीदें रखती हो। वो तुम्हारा शोहर है, तुम इससे मोहब्बत करती हो। मैं तुम्हारे जज्बात को बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ, लेकिन तुम्हें भी तो इसे समझना चाहिए। क्या मतलब है? क्या कहना चाहती हैं आप? वो पहले ही परेशान थी, इनकी बातों ने इसे मज़ीद परेशान कर दिया। बेटा, कहने और सुनने को कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारे सामने है। तुम्हें ये तो पता ही चल ही चुका होगा कि किरण को घर वापस लाने वाला क्लब है। इसी ने मजबूर किया है सबको इसे माफ़ करने के लिए। सबसे पहले इसे माफ़ किया है क्लब ने। ज़रा सोचो, क्लब ने इसकी इतनी बड़ी गलती माफ़ कर दी है तो इसकी कोई वजह ही होगी। वो इसे समझा रही थी जबकि वो परेशानी से इन्हें देखने लगी। साफ साफ बात करें, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इससे क्या बात करना चाहती है। इनका अंदाज इसे गुस्सा दिला रहा था। अब कहने को बचा ही क्या है, सब कुछ तुम्हारे सामने है। शिज़रा क्लब तुमसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन अपनी बहन का घर टूटने के डर से शायद वो सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ इस रिश्ते को रखेगा, लेकिन कभी खुश नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी मोहब्बत तुम नहीं बल्कि किरण हो, और किरण से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता है। किरण के लिए इसने पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी। अगर किरण और इसकी मोहब्बत के बारे में बात की जाए तो सारा दिन गुजर जाएगा। सारा ख़ानदान गवाह है इनकी मोहब्बत का, और सच्ची मोहब्बत इंसान कभी नहीं भुला सकता। अपनी सच्ची मोहब्बत के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। इसे खुश देखना, हमेशा इसे खुश रहने की दुआ देना ही सच्ची मोहब्बत है। एक अनचाहे रिश्ते में खुद को बांधे रखना, सारी ज़िंदगी खुद को भी सज़ा देना और अपनी मोहब्बत को भी, ये तो मोहब्बत नहीं हुई, ये तो खुद गर्जी हुई। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, बस देखना चाहती हूँ कि तुम क्लब से सच्ची मोहब्बत करती हो या खुद गर्ज बनकर इसकी मोहब्बत को इससे छीन लेती हो। कनीज़ बेगम इसके करीब से उठती हुई बाहर निकल गई थी, जबकि वो तो इनके अल्फाज पर, इनकी गहराई पर उतर गई थी। सुबह वो नाराज़गी में कमरे से बाहर निकला तो किरण ने कहा कि वो इससे ज़रूरी बात करना चाहती है। इसे ना चाहते हुए भी रुकना पड़ा, और किरण ने बातों ही बातों में इससे एक बहुत अहम बात कर डाली थी जिसका हल इसे आज ही निकालना था। वो काफ़ी देर किरण से बातें करता रहा, जबकि एक बार इसने नज़र उठाकर ऊपर देखा, वो वहीं खड़ी थी। यकीनन इसकी जेलसी में अच्छा खासा इजाफा हुआ होगा, लेकिन इसने किरण के सामने कोई भी रिस्पॉन्स ना दिया। उसे नज़रअंदाज करता एक बार फिर से मुस्कुरा कर इससे बातें करने में मसरूफ़ हो गया। कमरे में वापस आया तो शिज़रा यहाँ पर नहीं थी। वो कहाँ जा सकती थी, ये सोचकर वो परेशान हुआ। वो फ्रेश होकर बाहर जाने का इरादा रखता था, लेकिन अलमारी में शिज़रा के कपड़े गायब देखकर इस दूसरा झटका लगा था। कल रात की लड़ाई इतनी बड़ी तो हरगिज़ नहीं थी कि वो यूँ घर छोड़कर चली जाती। वो परेशानी से कमरे से बाहर निकलने लगा जब नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़े कागज़ पर पड़ी। इस कागज़ को अपनी ड्रेसिंग टेबल पर देख कर वो शीशे के सामने आ गया। क्लब मैं चाह रही हूँ आपकी ज़िंदगी से दूर, आपकी ज़िंदगी पर, आपकी खुशियों पर सिर्फ आपका हक है। मैं जानती हूँ मैंने ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी में आपको पाने की कोशिश की, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जिसे चाहा जाए इसे हासिल भी कर सके। मैं जानती हूँ आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, आपने सिर्फ़ और सिर्फ किरण से मोहब्बत की है। पहली मोहब्बत इंसान कभी नहीं भुला सकता। मैं जानती हूँ आप किरण को कभी नहीं भूल सकते। इसके लिए आपने क्या कुछ नहीं किया। मुझे खुद ही समझ जाना चाहिए था कि अगर आपकी ज़िंदगी में मेरी कहीं कोई जगह निकलती ही नहीं, लेकिन मैं बेवकूफ़ पागलों की तरह आपके पीछे लगी रही कि शायद मुझे आपसे मोहब्बत मिल जाए। मैं जानती हूँ आपकी ज़िंदगी से चले जाने से आप बहुत खुश रहेंगे। आप किरण को वापस अपनी ज़िंदगी में ले आना, फिक्र ना करें। अस्मारा की शादी टूटने नहीं दूंगी, और ना ही मेरी वजह से आपकी बहन की ज़िंदगी ख़राब होगी। हाँ, लेकिन अगर हम अलग हो जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपके घर में जो एक फ़र्द की कमी है वो किरण पूरा कर चुकी है। गालिब अंकल और सरदार अंकल की दूरी भी किरण के आ जाने की वजह से कमी आ गई है। कनीज़ आंटी कितनी ज़्यादा खुश रहने लगी हैं, और आपको आपकी पहली मोहब्बत दोबारा मिल गई। आपने किरण को घर लाने के लिए सबको राज़ी किया, इसे माफ़ किया, दादा जान के दिल में दोबारा से इसके लिए मोहब्बत डाली। और मैं जानती हूँ यह सब कुछ आपने सिर्फ इसलिए किया ताकि किरण के साथ दोबारा ज़िंदगी शुरू कर सके। यकीनन मेरे होते हुए ये सब कुछ मुमकिन नहीं होगा। मैं जानती हूँ आपको मेरी वजह से परेशानी उठानी पड़ रही होगी। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ क्लब, हमेशा आपको खुश देखना चाहती हूँ। मैंने आपको पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपकी खुशियों के साथ खुदगर्जी नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ आप किरण के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, और अगर मैं आपको ऐसा ना करने दूँ ये मेरी खुदगर्जी होगी, और मैं खुदगर्ज नहीं बनना चाहती, इसलिए खुद ही आपकी ज़िंदगी से निकल रही हूँ। दुआ है कि आप किरण के साथ खुश रहें। आपकी दूसरी बीवी। हाथ ख़त्म हो चुका था, जबकि क्लब के माथे की रगें गुस्से से बाहर आ चुकी थी। इसे लम्हा देर ना करते हुए फ़ोन
उठाकर मिलाया। वो जब से आई थी रक्षंदा बेगम इससे सवाल किए जा रही थी। अस्मारा भी परेशान थी। शाम में शहरयार भी घर वापस आ गया, लेकिन वो बिना किसी को जवाब दिए अपने कमरे में बंद हो गई थी। इससे अपने साथ इतना बड़ा बैग लाते देख रक्षंदा बेगम बेहद परेशान हो चुकी थी। शहरयार, बेटा कलब को फ़ोन करो, कुछ पता तो चले क्या हुआ है। अम्मी, जो भी हुआ है खुद ही सामने आ जाएगा। ये दरवाज़ा खोल कर कुछ बताए तो सही, आखिर हुआ क्या है, तभी हम कोई हल निकालेंगे। इस तरह से कमरे में बंद हो गई है, शहरयार ने परेशानी से कहा, जबकि अस्मारा तो इस मामले में बिल्कुल खामोश हो गई थी। इसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। शहरयार कमरे में आया, वो अब इसके पीछे पीछे ही कमरे में आ गई थी। पहले ही परेशानी में उलझा हुआ था, इसके बेड पर बैठकर रोने से अच्छा खासा तंग आ गया। क्या मसला है तुम्हारे साथ, कोई मर गया है क्या, क्यों रोई जा रही हो? इसने बेहद गुस्से से इसके करीब बैठते हुए पूछा। शिजरा घर छोड़कर आ गई है शहरयार, अब आगे। वो सिसकते हुए खामोश हो गई। अब आगे क्या, पूरी बात करो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? पहले ही दिमाग ख़राब है, वो गुस्से से उड़ाया। भाई ने शिजरा को छोड़ दिया तो आप भी मुझे छोड़ देंगे? वो सिसकते हुए बोली। ये क्या कह रही हो बेवकूफ़ लड़की, मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूंगा? क्या इतना गिरा गुजरा समझ रखा है तुमने मुझे? इसके बिलक बिलक कर रोने पर उसे थाम कर अपने सीने में बेच चुका था। कौन से वहम पाल कर बैठी हो बेवकूफ़ लड़की, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, मेरे बच्चे की होने वाली माँ हो। ऐसी सोच कैसे आई तुम्हारे दिमाग में? मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मुझे मनाने के बजाय अपने वहम पाले बैठी हो। वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी पीठ से लहाता नरमी से इसे समझा रहा था, जबकि अस्मारा इससे अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी। इसने वादा किया था कि वो आइंदा कभी भी इससे कुछ भी नहीं छुपाएगी। शहरयार ने इसे नरमी से खुद से लगाते हुए इसके हशात दूर किए थे। वो जब से आई थी रोई जा रही थी। इसने किसी को भी कुछ नहीं कहा था। घर आते ही इसने अपना बैग अपने कमरे में ले आई थी। सभी इससे सवाल कर रहे थे, लेकिन इसने किसी को भी कोई जवाब न दिया, बस अपने कमरे में आकर खुद को लॉक कर लिया। वो सुबह से आई हुई थी और जब से आई थी सिर्फ कलब को ही सोचे जा रही थी। इसका सर दर्द से फटा जा रहा था। सुबह से शाम, शाम से रात कब हुई इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा ना हुआ। इसकी सोच में रुकावट बना तो इसका फ़ोन। कलब का फ़ोन आते देख अंदाज़ा लगा चुकी थी कि इसे इसका हक़ मिल चुका है। इसने फ़ोन कान से लगाते हुए अपने आंसू साफ़ करके हेलो बोला। इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी है, इसके लिए बेहद शुक्रिया। तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है। तुम सच में मुझसे मोहब्बत करती हो। मेरी खुशी के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन क्या तुम मेरे लिए एक और फेवर कर सकती हो प्लीज़? इसके लहजे में दुनिया भर की खुशी थी, या शिजरा ने इससे ज़्यादा महसूस कर लिया था? आपके लिए तो जान भी दे सकती हूँ, बताएं मुझे क्या करना है? इसने बेहद मध्यम आवाज़ में जवाब दिया। क्या तुम कल सुबह घर वापस आकर मेरे साथ किरण को ये खुशखबरी सुनाओगी? मेरा मतलब है, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे सामने इसे दोबारा अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे कहो कि तुम अपना कमरा छोड़ रही हो इसके लिए। क्या तुम मेरी खुशी के लिए ऐसा कर सकती हो? मैं इसके सामने तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ ताकि इसे एहसास हो कि मैं इससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। वह बेहद आजिज़ी से कह रहा था। इतने महीनों में पहली बार इसने कलब का ये अंदाज़ देखा था। वो जानता भी नहीं था कि वो इससे क्या मांग रहा है, लेकिन वो तो इससे सच्ची मोहब्बत करती थी, तो इनकार कैसे कर सकती थी? ठीक है, मैं सुबह होते ही आ जाऊंगी, इसने सोचते हुए कहा। नहीं दिलबरम, मेरा मतलब है शिजरा, तुम सुबह नहीं शाम को आना। मैं इसके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान करना चाहता हूँ, तुम कल रात आ जाना। वो कुछ सोचते हुए बोला। कितना जालिम इंसान था, इससे इसका सब कुछ छीन रहा था, वो फिर किस्तों में दर्द देने का इंतज़ाम भी कर रहा था। ठीक है, मैं कल शाम तक आ जाऊंगी, इसने कहकर फ़ोन रख दिया और फिर वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। कलब इसकी सोच से ज़्यादा जालिम इंसान था, लेकिन वो किरण के साथ खुश रहे, इसके लिए इतना ही काफ़ी था। शाम के तकरीबन 6 बजे वो घर वापस आ चुकी थी। अस्मारा और शहरयार भी इसके साथ ही आए थे। कलब ने इसे बुलाया था और शहरयार इस चीज़ की वजह जानना चाहता था। बाकी के सारे मसले के बारे में तो इसने अभी तक किसी को कुछ बताया ही नहीं था। इसने शहरयार को बस इतना कहा था कि वो वहाँ जाकर आज इसके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे मिलकर वो अपने कमरे में आई तो कमरा जैसे किसी अलग ही दुनिया का हिस्सा लग रहा था। कमरे को खूबसूरत और सुर्ख गुलाबों से सजाया गया था, बिल्कुल जैसे किसी की शादी की पहली रात के लिए सजाया जाता है। वो दरवाजे पर से ही बेड तक बने खूबसूरत रास्ता बनाया गया था, जबकि सामने फूलों से खूबसूरत सेज सजाई गई थी। अरे शिजरा, आ गई तुम, आओ नीचे चलते हैं, किरण नीचे ही है। कमरा कैसा लग रहा है? इसे पसंद तो आएगा ना? इसे देखते ही वो इसके पास आया और पूछने लगा। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत पसंद आएगा। वह नम आंखों से पूरे कमरे को देखती अपने आंसू रोकती कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि वो इसके पीछे पीछे ही कमरे से बाहर निकल आया। मुझे आप सबसे ज़रूरी बात करनी है। वो सीढ़ियों से नीचे आया तो तकरीबन सब लोग ही वहाँ बैठे हुए थे। वो सुर्ख आंखें लिए खामोशी से अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। पता नहीं कलब के बगैर वो ज़िंदा भी रह पाएगी या नहीं।
क्या कहना चाहते हो तुम कलब? सब कुछ ठीक तो है ना? वो सब लोग कल शिजरा के अचानक चले जाने की वजह से परेशान थे, लेकिन अब इसे दोबारा देखकर सब पुरसुकून हो गए थे। पापा, दरअसल बात यह है कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला करने जा रहा हूँ। मेरा मतलब है कि मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। ये तलाक़ के पेपर है। मेरा मतलब है मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ना होगा। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया है कि तुम किसे तलाक़ दे रहे हो। कलब दादा जान गरजे थे। शिजरा की सूजी हुई आंखें इन्हें अलग ही दास्तान सुना रही थी और किरण को माफ़ करने पर तैयार हो गए थे, लेकिन शिजरा की जगह किसी को नहीं देना चाहते थे। दादा जान कलब किसी को तलाक़ नहीं दे रहे, बल्कि मैं इनसे तलाक़ ले रही हूँ। इससे पहले कि वो कुछ कहता किरण बोल उठी। दादा जान, मेरी कलब से बात हुई है। उन्होंने मुझे कहा है कि ये शिजरा से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और मेरी वजह से अपनी आने वाली ज़िंदगी में किसी तरह का कोई मसला नहीं चाहते, क्योंकि इनकी प्यारी सी बीवी मुझसे जेलस हो रही है। बच्ची है बेचारी, समझ नहीं पा रही कि कलब के साथ मेरा सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे हवाले से इसका जेलस होना बनता है। और मामा भी कल इसके सामने ज़रूरत से ज़्यादा ही गलत बातें करके आई हैं। मामा, कलब पर मेरा कोई हक़ नहीं है। जो हक़ था वो 4 साल पहले ही गंवा चुकी हूँ। अब इन पर सिर्फ शिजरा का हक़ है, जो कि मुझे लेकर इनसिक्योर हो रही है। मैं तुमसे कलब को तुमसे छीनने यहाँ नहीं आई और ना ही आगे तुमसे छीनूंगी। तुम मुझसे पूछ के तो कलब के लिए क्या क्या मुझसे पूछो कि तुमने कलब के लिए क्या क्या किया है, तो सच कहूँ तुमने कलब को पूरा का पूरा अपना बना लिया है। इसकी ज़िंदगी में मेरी कहीं कोई जगह नहीं निकलती। और तुम्हें किस बेवकूफ़ ने कह दिया कि अगर सारी ज़िंदगी कलब के साथ ज़बरदस्ती के इस रिश्ते में बंदी रहूँगी तो मेरे बाबा और ताया अबू हमेशा सुकून और खुश और परसुकून रहेंगे। वो दोनों सगे भाई हैं, इनका रिश्ता हम सब नहीं समझ सकते। अगर इन दोनों में दूरियाँ आई हैं तो वो खुद ही इनको ख़त्म करेंगे। और मेरी अम्मी के चेहरे की मुस्कुराहट मेरे यहाँ आने से है, मेरे कलब की ज़िंदगी में रहने से नहीं। और मेरे दादा जान मुझे माफ़ कर चुके हैं। और जहाँ तक बात है कलब की मोहब्बत की, तो किसी भी ज़माने में इन्हें मुझसे ऐसी कोई धुआंधार मोहब्बत नहीं रही कि मेरे लिए मजनू बनकर सारी ज़िंदगी। तुम तो मुझे लेकर बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। वो नरमी से इसके गाल छूते हुए बोली और अचानक ही किरण के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। बस बस लड़की, रोना बंद करो वरना मैंने कलब को छीन लेना है। वो इसकी कमर से हिलाते हुए बोली, आप बहुत अच्छी हैं, मैंने आपको गलत समझा, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। वो इसके नाम पर और आपके नाम पर मैंने कल रात कलब को बहुत तंग किया, इसके लिए भी आई एम रियली सॉरी। कलब, अब मैं आपको तंग नहीं करूँगी। अभी वो पीछे हट कर कुछ देख ही रही थी कि कलब कि इसने देखा कलब वहाँ है ही नहीं। भला ये कहाँ चले गए? वो परेशानी से बोली। वो बता तो रहा था कि तुमने इसके नाम कोई बहुत नादिर किस्म का खत लिखा है, जिससे बस इसी सिलसिले में नाराज़ है तुमसे, अपने कमरे में गया है, जाकर मना लो। किरण ने इसे कमरे में जाने का इशारा किया तो वो जल्दी से शहरयार के सीने से लगती असमारा से मिलकर कलब को मनाने अपने कमरे में चली गई थी, जबकि शहरयार पर सुकून होकर असमारा को लेकर घर के लिए निकल चुका था। वो बिना दरवाज़ा खटखटाए कमरे में दाखिल हुई तो एक बार फिर से इस कमरे की खूबसूरती को देखने लगी। इसने बेहद आहिस्ता से बेड के जानिब कदम बढ़ाए, जहाँ बड़े बड़े हरफों में एस और के खूबसूरत गुलाबों से लिखा हुआ था। जबकि वो वॉशरूम से निकला, वो तेज़ी से इसके पास आई और बिना सोचे समझे इसके सीने से लगे। आई एम रियली सॉरी कलब, शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगी हूँ या फिर दूसरों की बातों को खुद पर हावी करने लगी हूँ। कभी कभी मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ ना। पता नहीं मैंने ये सब कैसे सोच लिया। आप मुझे छोड़कर किसी और से प्यार कर सकते हैं। सच्ची मेरा दिमाग ख़राब है, शायद आपके मामले में मैं ऐसी हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। वो इसका चेहरा अपने हाथों में थामते बेहद प्यार से माफ़ी मांग रही थी। मुझे बहकाओ मत लड़की, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ आता कहाँ से है? कहाँ से डाउनलोड करती हो इतनी सारी फजूल बातों को? तुम्हारा दिमाग का सॉफ्टवेयर क्रैप्ट तो नहीं होता क्या? खैर जो भी हुआ, इस वक्त मैं तुमसे नाराज़ नहीं होना चाहता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें इसकी सज़ा नहीं मिलेगी। तुमने सच में मुझे पर बेएतबारी दिखाकर बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर दूंगा। इसकी सज़ा ये है कि तुम्हें सारी ज़िंदगी आई लव यू नहीं बोलूँगा। जैसा चल रहा है ऐसा ही चलने देते हैं। वो इसे संगीन सज़ा सुनाते हुए इसे अपने करीब ले आया। कलब, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपके ऐसा करने की वजह से तो इतनी बड़ी गलतफहमी हुई। अगर आप पहले मुझे आई लव यू बोलते तो इतना सब कुछ होता ही नहीं ना। मैं मासूम इतना कुछ सोचती रही, मेरी कोई गलती ही नहीं, सारी गलती आपकी है। अगर आपने मुझे कभी आई लव यू वो अपनी ही बातों बोली
वो अपनी ही बातें बोली जा रही थी जब कलब ने अचानक से थाम कर इसका रूह टेबल की जानिब कर दिया, जहाँ बर्थडे की खूबसूरत केक के साथ सुर्ख गुलाबों से आई लव यू दिलबरम लिखा था। तुम्हें पता है मैं तुम्हें दिलबरम क्यों कहता हूँ? क्योंकि इसका मतलब है मोहब्बत, और मोहब्बत जो मैं तुमसे करता हूँ, और ये मोहब्बत मैं तब से करता हूँ जब से तुम्हें दिलबरम कहना शुरू किया है। लेकिन अब ये बात तुम्हें कभी नहीं बताऊँगा। तुम्हारी बर्थडे बहुत स्पेशल बनाना चाहता था, लेकिन तुमने इसे मज़ीद स्पेशल बना दिया अपनी बेवकूफ़ी से, और बहुत सारे मसाइल भी हल हो गए। वो नरमी से इसके लबों पर झुका और अपने हक इस्तेकाक इस्तेमाल करते हुए वसूल करता इसका हाथ थाम कर केक काटने लगा। कलब सॉरी बोल तो रही हूँ मैं, वो बेहद मासूमियत से बोली। मैंने क्या अचार डालना है तुम्हारे सॉरी का? अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। वो इसके मुंह में केक का टुकड़ा डालते हुए बोला, और फिर जानबूझकर थोड़ा सा केक इसके लबू पर लगाया और फिर इसके लबू पर झुक गया। हैप्पी बर्थडे इसके दिलबरम, हमेशा हंसती रहो, मुस्कुराती रहो। बोलो क्या गिफ्ट चाहिए? वो इसे अपने सीने से लगाता विश करने लगा। आई लव यू बोलते मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, वो बड़े ही मज़े से बोली, जैसे इसे यकीन था कि वो इसकी विश को पूरा करेगा। कल अपने नफ़ी में सर हिलाते इसे अपनी बाहों में उठा लिया और फिर आहिस्ता से बेड पर रखा, लेकिन इसके पास आने के बजाय अलमारी की तरफ बढ़ गया और एक पैकेट इसके हवाले किया। इसे पहन कर आओ, इसे हुक्म देता बोला तो शिजरा इसके हाथ से पैकेट लेकर मैचिंग रूम में चली गई और ये जानने के लिए एक्साइटेड थी कलब इसके लिए क्या लाया दुल्हन का जोड़ा। वह हैरानगी से देखने लगी, लेकिन फिर कलब की ख्वाहिश समझ कर मुश्किल से ही सही, लेकिन इसने इस भारी जोड़े को पहन लिया था। इसने आहिस्ता से रूम से बाहर कदम रखा तो वो बेड पर इसका इंतज़ार कर रहा था। इसके आते ही इसने मुस्कुरा कर इसकी जानिब हाथ बढ़ाया, जो इसके कदम आगे बढ़ाने ही थाम लिया था। कलब ने इसे खींच कर अपने करीब किया। जो तुमने आज मेरे साथ किया है ना, इसके बाद मैं कभी भी तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत में रुखे सूखे अल्फाज से नहीं करना चाहता दिलबरम। मैं कलब शाह इस बात को कबूल करता हूँ कि मैं इस दिन तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था, जिस दिन तुमने अपनी कलाई काट कर मेरा नाम इस पर लिखा था। मुझे इश्क तुमसे तब हुआ जब तुम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे साथ चल दी, ये जाने बगैर कि आगे कितनी मुश्किलात हैं। और फिर हर दिन के साथ मेरा इश्क तुम्हारे लिए बढ़ता ही चला गया। तुमने मेरी हर लहजे को, सर्द तल्ख अंदाज को खुशी से अपना लिया। तुमने मेरे लिए वो सब कुछ किया जो शायद तुमने कभी नहीं किया था। तुमने अपने हर अंदाज से ये बताया कि तुम मोहब्बत को आखिरी हद तक निभाना चाहती हो। और फिर वो दिन भी आ गया जब तुमने मुझे ये कहने पर मजबूर कर दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुमने अपने लिए मेरे सीने पर गोली खाई। तुम्हारी हिम्मत को सलाम, तुमने मोहब्बत में हर हद पार कर दी। मैंने किसी के लिए किसी को इतना दीवाना नहीं देखा। तुम्हें इतना प्यार कैसे हो गया मुझसे? क्या कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है? वो हैरान था, जबकि इसके लबों से अपनी मोहब्बत का इजहार सुनकर शिजरा शॉक्ड, लेकिन इसने ज़्यादा देर इसे शॉक में नहीं रहने दिया था, क्योंकि आज की रात वो एक लम्हा भी ज़ाया नहीं होने दे सकता था। वो इसे अपनी मोहब्बत की बारिश में पूर भिगोना चाहता था। इसकी जसारतों का सिलसिला शुरू होते ही वो शॉक से निकलती इसकी जसारतों पर गुलनार होने लगी। इसका असर तकिए पर रखते हुए इसके चेहरे पर जा बजा अपने लबों का लम्स छोड़ने लगा। वो पूरी तरह इसे खुद में कैद कर चुका था। कभी इसके हाथों की पूरों को चूमता तो कभी इसके चेहरे को। वो मुकम्मल मदहोश हो चुका था इश्क दिलबरम। वो इसके कान में गुनगुनाया तो शिज़ा इसकी बाहों में सिमटने लगी। आज इसे इसकी मोहब्बत मिल गई थी। आज वो सही मायनों में मुकम्मल हो चुकी थी। इसने इस शख्स को खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया था। शिज़रा के लिए ये एहसास ही काफ़ी था कि कलब सिर्फ इसका है। ख़त्म शुद। वह मुक गया यार, बहुत लंबा नावल था। आप लोगों ने कैसे पढ़ा था इसको? खैर मैंने पढ़ लिया और आई कैन गिव रिव्यू। मेरा बहुत अच्छा नावल है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये नावल मैंने बहुत अर्सा पहले लिखा था और यस, ये वन ऑफ माय फेवरेट नावल है। और फाइनली हमने ख़त्म कर लिया है, तो अब हम नेक्स्ट नावल इंशाल्लाह शुरू करेंगे रमज़ान के बाद। रमज़ान में मैं सिर्फ जो नावल मेरे दोस्त चल रहे हैं इन्हीं को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरा गला भी भारी हो गया है, इतना मैंने आज रीड किया है। यार इतना भी नहीं किया, कोई गल नहीं। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड। नहीं, ये ख़त्म हो गया नेक्स्ट नावल में। तब तक के लिए अपनी डायरी को तो इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।